तो जीआर को सर खुकरी ही क्यों दी सर? अगर कोई आदमी ये कहता है कि सिर्फ मैं हूँ तो बाकी कोई नहीं है तो वो तो बिल्कुल गलत है। पेट में अगर दाना नहीं कहते आप क्या कर लो जब आपके पास में कम्युनिकेशन ही नहीं है, यू आर ब्लाइंड। फौज ने इंजीनियर्स ने जाके रात में 24 घंटे के अंदर 4 बोल बना दिए उन्होंने। ना तो स्पेशल फोर्स मूव कर पाएगी, ना कोई भी सीक्रेट सर्विस मूव कर पाएगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पे फौज उतरी, मैं कौन कहता आपके खाना से कह रहा हूँ। आप सिर्फ उसकी चिंता कीजिए जो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। भाई तेरे नाम पे 10 तोप दूंगा, तेरे नाम पे 12 गोला बारूद हथियार भी क्या करेगा। लेकिन आज तक कभी किसी सिग्नल वाले ने नहीं बोला कि मैंने भी ऑपरेशन किया। किसी अच्छी जगह पे कहता अच्छी जगह मैं सर जहाँ आग लगी होती है मैं तूने पास कैसे किया उसको, थोड़ा सा बात नहीं करी, वही पूछ रहा हूँ, बात नहीं की पास कैसे किया। ऐसी फौज जो अपनी आपके अंदर मिनी इंडिया है, घर के अंदर क्या रखा है वो आपको वैसे ही बता देगा। अच्छा ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए आपको। 7 असम राइफल है, अब उठा के देखना रिकॉर्ड के अंदर ट्रक के ट्रक भर के लगे गए थे लोगों को, मिलिटेंट्स इतने मिलिटेंट मार दिए थे रात रात। क्या एक्चुअल डिफरेंस है एयरबोर्न के अंदर और पैरा एसएफ के अंदर? 10% लड़ाई में जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ 40% नीचे आने से पहले ही जाएंगे, जिसका काम है दुश्मन को एलिमिनेट करना। आलू प्याज टमाटर आ रहे हैं तो वो भी कोडिंग में आता था। तो आप सिर्फ अपने भरोसे पे हो। कई बार देखा कि 60 साल का जवान भी होता है सबके बारे में बोलता है, या फिर दूसरी फौज, हमारा तो कोई जिक्र नहीं, बट जो रीढ़ की हड्डी है ना वहां पे ठोकोगे जाके। यार आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान जिन्हें किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बताऊं ये पॉडकास्ट आपको वैसा ही दिखाई देगा बिना कट बिना एडिट के। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। और आपको लग रहा होगा कि यार आज मैंने ये मतलब इस जंगल के अंदर ये खुकरी क्यों पकड़ी है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गोरखा राइफल में कमीशन लिया। ये वही गोरखा राइफल है यार जिनके लिए हिटलर ने कहा था अगर ये गोरखा मुझे मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को जीत लूंगा। तो आज जो मेहमान हैं 22 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, गोरखा राइफल से लेकर स्पेशल फोर्स तक को कमांड किया, जहां नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के आतंकवाद और यूएन मिशन कर, और फौज की सेवाओं के बाद वो बैठे नहीं यार, आज भी वो लाखों बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें जीने की राह दिखाते हैं जिन्हें लगता है कि जीवन खत्म हो चुका है और इससे आज कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, राजीव सर, आपने बहुत बहुत अपना वक्त दिया। नहीं और सर सबसे पहले कि कितनी देर से यहाँ पर मतलब हम बैठे भाई 3-4 घंटे तो हमारे को सेटअप में ही लग गए हैं यहाँ पर, मतलब 3 घंटे के बाद तो सेटअप हो रखा है। तो मैं लकी को मजाक कर रहा था, कहना कि भाई इतना टाइम कभी नहीं लगा ना, पीपल आर ट्राइंग टू मोलेस्ट। बहुत टाइम लग गया आज, बट ठीक है, घर पे एवरीथिंग इज फाइन। नहीं बिल्कुल सर, और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार आज हाथ में खुकरी क्यों है। तो सबसे पहले यार पहला सवाल मैं राजीव सर से पूछना चाहूंगा कि सर मतलब जिस रेजिमेंट के लिए खुद अंग्रेजों ने बोला कि अगर यार ये गोरखा राइफल हमारे को मिल जाती तो शायद हम पूरी दुनिया को जीत लेते, तो जीआर को सर खुकरी ही क्यों दी सर? खुकरी सी गोरखा बटालियन में जितने भी लोग हैं उनकी आइडेंटिटी सिंबलाइज करती है ना, नेपलीज, वो नेपाल डोमिसाइल का हो चाहे अपना हिंदुस्तानी इंडियन डोमिसाइल का हो, और ये इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, हिस्टोरिकली उनके कल्चर का हिस्सा है। ये हर जगह इस्तेमाल आती है, चाहे वो खेत में हो, चाहे शिकार करने के लिए या फिर लड़ाई में। खुकरी तो इट इज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, पार्ट ऑफ देयर सोल। गोरखा को इसलिए देखिए, गोरखा का भी इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। बाकी अगर कोई खुकरी लेगा तो कोई चेक कर सकता है, उसको बता सकता है कि आप ये क्यों लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल सर, आपको हथियार लागू नहीं है, बिल्कुल, बट फॉर गोरखास इट इज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। आर्मी ऑर्डर में है, बिल्कुल ड्रेस रेगुलेशन के अंदर लिखा हुआ है कि खुकरी आपके उसका है। तो दूसरा आदमी अगर कैरी करे तो वो उसके लिए हथियार हो सकता है, बिल्कुल है ना, उसको कोई टोक सकता है, बट अगर गोरखा कैरी कर रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म उसको लागू है। सो इट इज पार्ट ऑफ आवर यूनिफॉर्म। सर मैंने हर पॉडकास्ट में देखा, जितने भी पॉडकास्ट चल रहे हैं सर, बहुत सारे आजकल, मतलब चलो अच्छा है कि न्यू जनरेशन को बहुत चीज़ें जानने को मिल रही हैं, लेकिन न्यू जनरेशन को सिर्फ एक ही चीज़ पता चल रही है सर कि हिंदुस्तान के अंदर स्पेशल फोर्स ही हैं, चीज़ें ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडियन आर्मी की ऐसी बटालियंस हैं सर शायद जिनके बिना ना तो स्पेशल फोर्स मूव कर पाएगी, ना कोई भी सीक्रेट सर्विस मूव कर पाएगी। चाहे हम सिग्नल की बात करें, ईएमए की बात करें सर, एएससी की बात करें, तो ऐसी रेजिमेंट इनका कितना महत्व है सर? मतलब किसी को किसी भी पॉडकास्ट में नहीं पता होगा आज तक सर। नहीं पूरा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, यू सी, मैंने जितनी बार भी बताया है, मैं फौज में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज हो, चाहे उसके बाद में आर्मी सर्विस कोर है, ऑर्डिनेंस है, भाई हर एक का अपना रोल है। जैसे घर के अंदर है, भाई फादर है, मदर है, भाई बहन, कि भाई मदर घर संभालती है, फादर बाहर का काम संभालते हैं, बच्चे भी मदद करते हैं पेरेंट्स की। मदर ऑर्गेनाइजेशन आर्मी में अगर कोई आदमी ये कहता है कि सिर्फ मैं हूँ तो बाकी कोई नहीं है तो वो तो बिल्कुल गलत है। एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना किसी की कोई वजूद नहीं है।
बॉर्डर मूवी में बोला ना, हम ही हम है तो क्या हम है, यू नो। अगर मैं बताता हूँ, जैसे पोस्टल सर्विसेज का ले लिया, एक कैलेंडर लगता है हर एक के ऑफिस में, एडजुटेंट के ऑफिस में मिलेगा, क्वार्टर मास्टर के ऑफिस में, सीओ के ऑफिस में, उसमें रेड कलर से कुछ डेट लिखी होती है, वो डेट होती है छुट्टी की, वो एक को अच्छी लगती है, तो आदमी उसे सबसे अपनी छुट्टी प्लान करता है, ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें प्लान होती है, बट उस कैलेंडर की क्या वैल्यू है कि इन डेट्स पे भैया क्या क्या होने वाला है। सर्विस कोर है, मतलब सियाचिन से लेकर के अभी जैसे बाढ़ भी आ रही है, कहीं पे इतना सारा कुछ है, लोग ऑपरेशंस में जा रहे हैं, अगर खाना पीना ही नहीं है पेट में, तो उसके बाद में चाहे कितना ही बड़ा बॉन्ड हो, कोई भी आर्मर्ड हो, इन्फेंट्री हो, स्पेशल फोर्सेस हो, पेट में अगर दाना नहीं गया तो आप क्या कर लोगे? हथियार कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि आप सर्वाइव करोगे। सर्वाइवल के लिए आपको पानी भी चाहिए, राशन भी चाहिए, है ना, खाने पीने की चीजें चाहिए। सर्विस कोर प्रोवाइड करती है, और ऐसी ऐसी इलाकों में प्रोवाइड करती है, सियाचिन जैसी जगह है। फौज कभी नहीं बताती सर्विस को कि भैया आंधी आ गई है, बर्फ टूटी हुई है, रोड से जाएगा, हवा से जाएगा, पानी से जाएगा, बट आपकी जरूरत का सामान आपको मुहैया कराया जाएगा। लड़ाई में भी जब लड़ाई लड़ती है तो लोग बोलते हैं कि एडवांस स्टॉकिंग रखेंगे, फिर इतने दिन का ड्राई राशन होना चाहिए, बट जो पहले लड़ाइयाँ हुई है उसके आधार पर यह रखा जाता है कि भैया कितनी भी खतरनाक सिचुएशन आ जाए, जितनी भी खराब रोड खराब हो, जो भी हो, बट हमारा तजर्बा बेस्ड ऑन लड़ाई ये कहता है कि इतने दिनों के अंदर आपकी रिप्लेनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट पीछे से सर्विस कोर पहुंचा देगी, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। लड़ाई कर रहे हो आप, एडवांस विंटर स्टॉकिंग्स होती हैं, पोस्टों पे बहुत सारी चीजें, बहुत जोर लगता है यार। कहीं पे टट्टुओं से जाता है, ऐसी जगह जहां आदमी नहीं जाना चाहता, जानवरों पे लेके जाना, पीने का पानी, बटाला एक कारगिल वाली पोस्ट में जाके देखिए आप, इतनी हाइट पे बैठे हैं, घास का तिनका नहीं है, पानी नहीं है, कैसे पहुंचता है? पहुंचाते हैं नीचे से लोग, ठीक है, तो नॉट ईजी थिंग। सिग्नल वाला है, बिना सिग्नल के, चाहे उसके बाद में चाहे इंटेलिजेंस में हो, चाहे इन्फेंट्री में हो, चाहे एसएफ में, जब आपके पास में कम्युनिकेशन ही नहीं है, यू आर ब्लाइंड, आप क्या कर लोगे? सिग्नल कोड का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आदमी पोस्ट पे बैठा है ना, वहां से फोन पे बात हो जाती है कि घर पे बात कीजिए, चाहे 1 मिनट के लिए हो, भाई सब ठीक ठाक है, अच्छा लाइफ लाइन, घर वाले वो रहते हैं तसल्ली में ना कि भाई बंदा ठीक ठाक बैठा हुआ है, बहुत बड़ी वो है कि फोन करने को ना मिले और एक ट्रांजिट कैमरे कहीं फोन मिल जाए जहाँ सिग्नल आता है नेटवर्क, वो वैल्यू बहुत अच्छे से पता है उस आदमी जिसने ग्राउंड पे काम किया, तो उनकी बहुत वैल्यू है। आप इंजीनियर्स वालों को देखो, भी बाढ़ आई है, जम्मू पंजाब इतना कुछ फैला हुआ है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन या कोई कुछ नहीं कर पाया ना, फौज ने, इंजीनियर्स ने जाके रात रात में 24 घंटे के अंदर 4 बोल बना दिए उन्होंने जम्मू में, तो कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मतलब जिस सिचुएशन में हर आदमी पीछे भाग रहा है, इंजीनियर्स अंदर घुस के 4 घंटे में 4 ब्रिज बना दिए उन्होंने 24 घंटे में, तब पता लगता है फौज की वैल्यू ये है। बाकी कभी जैसे होता है कि भाई एविएशन वाले हैं, एविएशन वालों का काम आप देखोगे ना, दे विल, है ना, वैसे बहुत सारे किस्से में जानता हूं जहां पे ना, मतलब दे डिफाइंड द रूल्स, रूल को, पोजीशन को, नौकरी को, साइड को ताक में रख करके नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग करी है। मौसम खराब है तो, है ना, आई नो द एविएशन सीईओ, जिसने बोला ररीफ क्या बंदा, मैं सर घर पे बंदा है, मदर एक्सपायर होगी, अकेला लड़का है, कहता है वेदर पैकअप है पूरा, बट नॉट टू वरी, मैं जाता हूँ। तो सीईओ एविएशन खुद गया है, बंदे को बोला मैं नीचे टच नहीं कर पाऊंगा, इट विल बी जस्ट 2 feet इन द एयर, बंदा तैयार होना चाहिए, सीधा हॉपन करेगा अंदर, वहां पे गया, बंदे को बिठा के वापस ले गया, तेरा बंदा ले आया, छुट्टी भिजवा दे, वैसे थैंक यू सो मच, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। अगर इंजीनियर्स वाला अपना काम ना करे, टेक्निकल वाले अपना काम करें, तो एविएशन वाला भी एक नट बोल्ट ढीला रह जाए तो बहुत क्राइसिस है। बिना एक दूसरे की किसी की कोई वैल्यू नहीं है, यू नो, बोलना चाहिए सबकी, मतलब बताना चाहिए। बिल्कुल सर, इसलिए मैं चाहता सर आप नहीं, बहुत जरूरी है यार। एक 70 साल प्लस के है, मेरे को उनका फोन आया था, कहते सर आपसे बात हो सकती है साहब? जय हिंद। जय हिंद, आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं साहब रिटायर हो गया, 20 साल हो गए हैं, और मैं इतना हूँ, मैं इतनी सर्विस नौकरी करके आया, 70 साल प्लस हूँ, तो गाँव में बैठ रहा था चुपचाप, और साहब मैं सिग्नल्स का हूँ। हाँ जी। कहता आपने सिग्नल्स के बारे में कुछ बोला था, मैंने सुना कि आपने बोला कि वो तार जब थोड़ा थोड़ा करके कारगिल उसमें बर्फ में भी चेक करके आता है, कैसा, मैंने वो ड्यूटी करी है, बट लोग तो बात करते ही नहीं है, लोग तो सिर्फ इन्फेंट्री के बारे में बोलता है, एसएफ के बारे में बोलता है, या फिर दूसरी फौज, हमारा तो कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज मैंने आपको सुना ना साहब, अंदर से बहुत प्राइड आया। कहता मैंने गांव में जाके पंचायत में बैठ के 4 लोगों को ये जो सिग्नल के बारे में बता रहे हैं ना, मैं उसमें था, तो कहता मुझे बहुत प्राउड लगा, मुझे लगा आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। बहुत वो लोग ऑफिसर्स हैं सर्विस कोर के, उन्होंने बोला कि सर आपने जिक्र किया सर्विस कोर में, बनता है यार तुम्हारा। सी मेरी उतनी ही वैल्यू है जितनी मेरी दोस्तों की है सर। फौज में कहते हैं ना, द वेट ऑफ अ ब्रदर इज नेवर टू हैवी। ठीक है, आप अपने लड़ाई में जा रहे हो, आप है ना, सिर्फ जल पद्मनाभ है, जब पराक्रम डिक्लेयर हुआ था तो उन्होंने एक बात बोली थी, आई वाज यंगस्टर दैट टाइम, कैप्टन। उन्होंने बोला था 2 चीजें, कहता है लड़ाई का माहौल है, लड़ाई कभी भी हो सकती है, मैं इतनी दूर आया हूं आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें बताने के लिए। नंबर 1, लड़ाई के दौरान आप अपनी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ उसकी चिंता कीजिए जो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। बात में वजन है, 4 लोग हैं आपको लुक आफ्टर करने के लिए, अगर आप ये नजरिया रखेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं आज आपको बताने के लिए,
कि एज चीफ आप लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस होगी, आप लोग मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। हम लोग राजस्थान सेक्टर में थे, डेजर्ट में बैठे हुए थे, अपना कैंप स्टूल लेके आए थे, ब्रिगेडियर कर्नल सब ऐसे बैठे हुए थे। एंड व्हेन जब वो खत्म होके गए ना, मैं बता रहा हूँ क्या माहौल बना, 2 स्टेटमेंट कहता, लोग छाती मार मार के ऐसे कहते गुम, कह भाई तेरे नाम पे 10 ठोक दूंगा, तेरे नाम पे 12, 1 दर्जन निपटा दूंगा। कह रहे तू देख, बहुत जरूरी एक्नॉलेज करना एक दूसरे को, है ना। जैसे घर में बोलते हैं, आप अपने छोटे को अप्रिशिएट करते हो, बड़े को करते हो, या क्लास के अंदर अच्छी टीम वही है जो सबको साथ लेके चले। हर एक रेजिमेंट का उतना ही रोल है, एंड इनको भी आना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए, देन ओनली पीपल विल गेट टू नो। अब एक एग्जांपल, अभी जैसे ये हुआ इतना, अब वो गए जमाने ना कि जाके हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे, गर्दन पकड़ के मारो। अभी देखो आरटी है, ठीक है, एरी है, ड्रोन शूट रहे हैं, मतलब आप फिजिकली बहुत दूर पहुंचोगे, बट लोगों ने यहाँ बैठे बटन दबा के अंदर कितना अच्छा काम कर दिया। बिल्कुल सर। तो हु इज गोइंग टू स्पीक अबाउट देम? दे डिड फेनोमेनल जॉब, बहुत अच्छा काम किया, सबकी बाढ़ आ रखी है। अब देखो ग्राउंड पे जाके आपको पता लगे इंजीनियर्स वाले बोट बाउट लाइफ जैकेट लेके एविएशन वाले कहाँ पे हैं, वो लोग कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्फेंट्री वाले हैं, और रात पैकेट बना के मोमबत्ती ये माचिस सब डाल के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। एवरी रेजिमेंट, गाड़ी वाला नहीं लेके जाएगा तो जो सामान इन्फेंट्री में पैक किया वो आगे नहीं जाएगा। ऑर्डिनेंस वाला है, रातों रात जब एमिनिशन तैयार होने शुरू होता है लड़ाई की हालत में, तो एमिनिशन लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियों में डालना, सेफली उसको करना, और आगे जो आदमी खड़ा है उस तक पहुंचा देना। जो कहता है यार गोला बारूद आ गया, तब आती है जान। जब गोला बारूद नहीं तो हथियार भी क्या ही करेगा, यू नो। बिल्कुल सर। एवरी आर्म एंड सर्विस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हर एक का करना चाहिए। इट इज समथिंग लाइक, देसी एग्जाम्पल दो ना, एक गाड़ी है, गाड़ी में बोलो भैया स्टीयरिंग ही है, सब नहीं, स्टीयरिंग का अपना काम है, ब्रेक का अपना काम है। वाइपर अगर सामने बारिश हो रही है नहीं चलेगा तो क्या ही कर लेगा, ब्रेक भी और है ना स्पीड भी, एक्सीलेटर भी। एवरी इक्विपमेंट हिस्सा पुर्जा, जिस तरह बॉडी का जरूरी है ना, किडनी का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, दिल का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, सेम वे फौज में जितनी भी आर्म्स एंड सर्विसेज है ना, हर एक का अपना काम है, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना किडनी के लीवर का कोई फायदा नहीं, दिमाग बंद हो जाए बाकी शट डाउन हो जाएगा। सेम वे इन फौज ऑल्सो एवरी डिपार्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेडिकल कोर हो। लोग बोल देते ना ये यार, अब इन्फेंट्री वाला हो, स्पेशल फोर्स वाला हो, चाहे मैकेनाइज्ड या आर्मर्ड इंजीनियर्स, अगर पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, कोई और चीज होगी, तबियत चीरफाड़ है, सर्जरी में किधर जाएगा, डॉक्टर ही करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब जरूरत है उसके मुताबिक वो इंपॉर्टेंट हो जाए। नॉर्मल कोर्स में एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड, जरूरी है। नहीं, ये बहुत अच्छा सर, क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें देखी अभी तक, जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं या जनरेशन जो भी सुन रही है, उनकी एक ही चीज मुझे लग रहा है सर, देखो चाहे JNK के अंदर ऑपरेशन हो या नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन हो, कि हर टीम के अंदर एक सेशन मूव करे, है ना सर, प्लाटून मूव करे, कंपनी मूव करे, या कंपनी कमांडर के लेवल पर हो या प्लाटून कमांडर के लेवल पर हो सर, एक सिग्नल का बंदा एक सेट लेके चलता है, वो भी उस ऑपरेशन में चलता है सर। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन बिना किसी, लेकिन आज तक कभी किसी सिग्नल वाले ने नहीं बोला कि मैंने भी ऑपरेशन किया। यार उनके बिना वो पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज का बताऊं, पहले क्या होता, रोल आते थे, एक्सरसाइज में जाते हैं डेजर्ट में, तो 2-3 महीने के लिए डेजर्ट में जाते थे, तो लोहे का एक पीछे ब्रैकेट लगता था और उसमें लोहे का एक रोल लगता है, और उसमें ना 30-30, 40-40 केजी तार लगता है, वो बिछाते हैं बिल्कुल ना, कि कोरेट क्वार्टर से ग्रेड गार्ड क्वार्टर फिर कंपनी तक लेके जाते हैं, सेक्शन तक लेके जाते हैं। तो एक्सरसाइज में जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते ही सबसे पहली चीज फोन पे उधर बात करो, सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन चाहिए। तो वो आदमी सबसे पहला होता था जो पैदल चल चल करके तार को बिछाता है, और सब बोलते हैं चलो एक्सरसाइज खत्म होगी, गाड़ी में बैठ के चले गए। वो आदमी तब भी डेजर्ट के अंदर 2 लगे होते हैं जो अपना तार लपेट रहे होते हैं। जो आप ऑपरेशन बोल रहे हो, मेरे साथ में था श्रीधर मद्रासी ना, ऑपरेशन में जाते हैं, सेट लगा के कान पे वो आपकी शेडो की तरह रहता है। बिल्कुल सर। अब मैंने कोई चीज बतानी है, चाहे हेडक्वार्टर में पास करनी, वो आवाज तो दूंगा नहीं, रेडियो सेट पे वो पास करेगा बंदा, वो शेडो की तरह रहता है, जहां आप कूद गए, लेट गए, भाग गए, वो आपके पीछे पीछे। हथियार भी कैरी कर रहा है, पेटू भी है, वाटर बॉटल भी है, साथ में एडिशनल सेट का वेट कैरी कर रहा है, और एडिशनल बैटरी भी कैरी कर रहा है, वो एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहा है साइकिल वाला। और मतलब मैं अपने बंदों को कहता, मैं यार आज तक मुझे नहीं पता लगा ये भाई कहता क्या शेर बहादुर, वो ऐसे रहता है, सिर्फ उसके लिप्स दिखाई देते हैं ऐसे करते हैं। मतलब दैट इज द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। कोई अलग से ट्रेनिंग लेके है, बट एनवायरमेंटल को ध्यान रखते हुए वो मतलब इतनी गजब की है, सिर्फ लिप्स चलते हुए दिखाई देते हैं। और कीमत बताता, बोला साहब मैं तूने पास कैसे किया उसको, बोला साहब बात नहीं करी, वही पूछ रहा हूँ, बात नहीं की, पास कैसे किया, बोला साहब आपस में सिग्नल बनाया, प्रेसल से एक बार दबा दिया तो उसका मतलब ये है, प्रेसल स्विच 2 बार दबाया सब, उसका मतलब ये है, ये हमने अपना कोड बनाया सर। यार गुड, दे आर डूइंग फिनोमेनल जॉब। आने के बाद में उसकी मेंटेनेंस, आने जैसे बाकी है, हथियार जमा कर दिया, सो गया, हथियार जमा करके आएगा सिग्नल वाला, फिर वो हथियार को सिग्नल को पूरा साफ करेगा, एंटीना को ठीक से रखेगा, बैटरी है उनको चार्ज में लगा के आएगा,
ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी बैटरी, फिर उसको मेन में लगाएगा, फिर एडिशनल बैटरी लगाएगा चार्ज में। तो उसको 4 चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा चेक करनी पड़ती हैं, वजन भी एक्स्ट्रा कैरी करता है, फिर वापस आके अगर उसका जिक्र नहीं करो फिर गलत बात है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि सर मैं देखो आपका पॉडकास्ट लेने आया तो मैंने लोगों को बोला, तो आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सर्व किया है सर। मतलब नॉर्थ ईस्ट अगर मैं 24 घंटे में न्यूज़ देखूं तो मुझे नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ दिखेगी ही नहीं सर, मुझे नहीं दिखेगी, बहुतों को नहीं दिखेगी, या तो शायद हिंदुस्तान के लोग नॉर्थ ईस्ट सुनना नहीं चाहते या मीडिया उन्हें नहीं दिखाना चाहती, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कह रहा हूं सर कि एक फोर्स है हिंदुस्तान के अंदर, शायद मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में उससे पुरानी कोई फोर्स ही नहीं है सर। शायद 1800 कुछ में असम राइफल फोर्स बनी है, आप उसमें एज ए डेपुटेशन रहे। तो मैं चाहता हूं सर, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं यार कभी हमारे लिए भी पूछ लो यार भाई कि हम भी इस देश में मतलब काम करते हैं, है ना। तो कभी उन्होंने मेरे को बोला है कि लक्की भाई कभी मौका मिलेगा तो असम राइफल के लिए भी बात करना है। तो आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता सर, क्योंकि आपने असम राइफल के अंदर एज ए कंपनी कमांडर वर्क किया है, पूरे ऑपरेशंस करे हैं आपने, तो कैसी फोर्स है सर, लोगों को पता ही नहीं है सर। मेरा पहला एक्सपोजर था ना, तो मैं हमेशा लोगों को ये बताता था, मैं असम राइफल जो है वो स्पेशल फोर्सेज है, मैं हमेशा बोलता था, आज भी बोलता हूँ। अब कितनी डायनामिक्स चेंज हो गई ग्राउंड पे मुझे नहीं पता, बट असम राइफल इतनी पुरानी है कि वे सैनिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। मेरा असली कॉन्फिडेंस और जो एक्सपोजर है ना फौज में, जब मैं कहता हूँ मेरे पंख भी पूरे फैल गए बैंक्स और मैं एक्चुअल में बटरफ्लाई बना, वो असम राइफल में जाके बना। उससे पहले तो बताया मैप होता है, जीपीएस होता है, वहां जाके तो कुछ यूज ही नहीं किया मैंने। क्यों? बिकॉज 40-50 साल से फौज उसी जगह पे है जहां पे मतलब बंदा भर्ती हुआ रिटायर हो गया। सुपर एल्टीट्यूड में तो उसने कभी ट्रेन ही नहीं देखी, कभी गया नहीं नीचे की तरफ, और वहां पे उसके लिए इट्स होम ग्राउंड, ध्यान दो। मैं गया था जब पोस्टिंग, तो होता क्या है, पोस्टिंग जब आती है ना लकी, पोस्टिंग आती है तो एमएस ब्रांच बताता है कि आप फलानी यूनिट में जाओगे। तो इंडियन आर्मी से जाता है अपना डीजीआर में, एमएस में, वो फिर आगे यूनिट बांट देता है। मैं न्यूली मैरिड था और पराक्रम से आया, दूसरे दिन पोस्टिंग आ गई। वहां पहुंचा तो उसके बाद बोला कि सर कहाँ जा रहा है पोस्टिंग, मैंने एमएस से पूछा, बोले यहाँ क्यों आए, यूनिट क्यों नहीं? मैं सर यूनिट तो मिली नहीं। कहता अरे यार, फिर चेक किया, बोला सॉरी मैं छुट्टी पे था, मैं तेरे को अलॉट करना भूल गया। बता कहाँ जाएगा? न्यूली मैरिड है, कोई अच्छा स्टेशन देता हूँ तेरे को चाहिए, एंड आई विल मेक अप फॉर माय मिस्टेक। मैं सर किसी अच्छी जगह भेजो। कहता अच्छी जगह मतलब? मैं सर जहाँ आग लगी उधर भेज दो। कहते आग लगी? कहते सच में तू न्यूली मैरिड है? तो मैं सर को कॉफी भी देना यार, ये तो चलता रहेगा, कॉफी भी बिल्कुल। हाँ। कहते न्यूली मैरिड है? हाँ। तो यही जाएगा, वहां से जहाँ आग लगी वहां पे। सर फील्ड में आके अगर आप ऐसी पोस्टिंग दोगे फिर क्या ही फायदा है। कहते सोच लिया। मैं सर सोच लिया, ब्लॉक कर दो, आप दे सकते हो। कहते कहाँ जाएगा? मैं सर आग कहाँ लगी हुई है? कहते मणिपुर। मैं सर यहीं भेज दो। कहते मणिपुर में कहाँ जाएगा? वहां पे ना सेक्टर ये है, मैं नाम नहीं लेता, सेक्टर ये है, ये है, ये। सर इन तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा बवाल किधर है? कहता इस सेक्टर में। सर यहीं भेज दो। कहता तू ठीक है ना? मैं सर ठीक है बिल्कुल। कहता इस सेक्टर में। कहता यूनिट कौन सी चाहिए? मैं सर इस पूरे सेक्टर में कौन सी जगह जहाँ सबसे ज्यादा गदर है? कहते कितनी सर्विस हुई? मैं सर आई एम सीनियर सिटीजन, बहुत होगी सर्विस, 3 साल हो गई। कहता श्योर है? तू देख ले, तेरे को टाइम देता हूँ, कल घर पे बात कर ले कल तक। मैं सर बिल्कुल ब्लॉक करो। कहता है मणिपुर में, इम्फाल में सबसे ज्यादा गदर। मैं सर यहीं भेज दो, जिस यूनिट सबसे गदर उधर भेज दो। कहता ये वाली यूनिट। मैं सर दे रहा हूँ। कहता कल सुबह तक मूड चेंज हो तो मुझे बता देना। मैं नहीं सर इधर ही जाना है। मैं वहां पहुंचा फिर उसके बाद, एंड फर्स्ट एक्सपोजर विद दिस ट्रूप्स यार, एक मैंने पहला बार देखा कि ऐसी फौज जो अपने आप के अंदर मिनी इंडिया है। एक कंपनी के अंदर खालसा है, तंबी है, ठीक है, बिहारी है, मद्रासी है, नागा है, मैती, मणिपुरी, कुकी, यू नेम ए पेडिग्री। मतलब छोटा हिंदुस्तान है यार, हर एक कल्चर का हर एक बंदा मतलब वहां पे है। बट 100% चाहे मद्रासी हो चाहे खालसा हो, एकदम फ्लुएंट नेपाली बोलते थे, बिकॉज पहले नेपलीज ही होते थे प्रीडोमिनेंट असम राइफल में। इनफैक्ट ऑफिसर्स भी जो पोस्टिंग में जाते थे, अगर आप पुराने देखोगे ना पॉलिसीज, तो ओनली गोरखा ऑफिसर्स यूज्ड टू गो ऑन डेपुटेशन इन अपना असम राइफल। यूनिट XYZ, इसके अंदर सिर्फ 1GR का ऑफिसर जाएगा। यूनिट है ना ABC, इसके अंदर अपना 4GR का ऑफिसर जाएगा। उसके बाद में फिर क्यों ऑफिसर्स की डेफी है तो क्या बाकी इन्फेंट्री रेजिमेंट से आने लगे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू भाई। अनकट पॉडकास्टर को चाय तो पी सकते हैं, बीच में कुछ ही नहीं है। ये तो बिल्कुल एनर्जी रहेगी तभी तो होगा। यस बिल्कुल। और चाय तो छोड़ बिल्कुल सर, चाय तो पक्का चाहिए। नहीं सर बिल्कुल। उसके बाद में बाकी इन्फेंट्री यूनिट के जाने लगे, उसके बाद में फिर बाकी उनके लिए भी खोल दिया गया। हाँ सर। पहले सिर्फ गोरखास होते थे। तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी कि वाह यार, खालसा है क्या फर्स्ट क्लास नेपाली बोल रहे हैं, मद्रासी है बट गजब की नेपाली बोल रहे हैं, वेरी गुड यार। एंड ऑल इंडिया ऑल क्लास था, हिंदुस्तान के हर हिस्से से आते थे, बिहारी भी है ना, छत्तीसगढ़ का भी। मैं गजब है यार ये तो। और चीज है? नहीं सर, बस थैंक यू।
तो मैंने देखा यार ये लोग, इनका खाना पीना एक जैसा है, भाषा एक जैसी बोलते हैं, और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं गजब यार, पहली बार देखा कि 60 साल का जवान भी होता है। जैसे तो फौज में जो आता है जवान ही आता है, जवान ही जाता है, बट रैंक के हिसाब से 60 साल का जवान राइफलमैन। 60 साल में सर? हाँ जी। मैं कितनी सर्विस आपकी बोलो, सब 40 साल, दांत हिला हुआ है, बट 60 साल का है, लेकिन वो जवान है। मैं गुड यार, आप रैंक से सिपाही हैं, जवान है, और 40 साल से नौकरी है। मैं गजब। और फिजिकल स्टेमिना कम हो सकता है ना, बट जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है 60 साल का है ना, जिस आदमी का 40 साल का, वो मतलब चाहे कमांडर बोले चाहे जनरल साहब बोले, उससे ज्यादा है। अच्छा सब मैं बताता हूँ। एंड एक्चुअल में यार, मतलब मैप खोलने लगा तो लोग ऐसे देख रहे थे कि क्या फद्दू आदमी आ गया, कहाँ से आ गया, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। नहीं भी साहब, मैप में क्या देख रहे हो? अरे ये जो इनपुट आई यहाँ से उधर जाने, इसकी क्या जरूरत है साहब? मैं एक बार देखना पड़ेगा मैप, मैं बता दूँ साहब, मैं बता दो यार। फिर उसने बताया तो मैंने मैप फोल्ड किया, मैं पकड़ तेरा मैप, ये जीपीएस में आज के बाद मुझे ना दिखना नहीं चाहिए। कैसे भी यहाँ से 4 रास्ते हैं जाने के। बोला एक सब इधर जाएंगे, कबाई कैटल से होके जाएगा, एक सब मेन एनएच से जाएंगे, यहाँ से बड़ा छोटा गाड़ी सब जाएगा, इतना टाइम लगेगा, और रास्ता क्लियर है। एक थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ वाला 4 कलवर्ट आएगा साहब, दूसरे वाला कलवर्ट में साल सो एंड सो में एक एम्बुश लगा था, उसमें ये कैजुअल्टी हुआ था, फैटल नॉन फैटल। उसके बाद में रिसेंट जो है लास्ट 3 साल पहले हुआ था, वहाँ पे ये कैजुअल्टी है। तीसरा वाला जो रास्ता है सब कच्चा है, पॉपुलेशन कम है, बट ये डोमिनेटेड वाला एरिया आता है, ये वाला आपको कम्युनिटी मिलेगा। दे आर नॉट वेरी अलाइंड विद फौज, इधर थोड़ा दिक्कत है, हमारे सपोर्ट में नहीं है। और ये वाला सब इधर तो गाड़ी इधर छोड़ना पड़ेगा, आगे का पैदल यात्रा है, किस जगह में कितना टाइम लगेगा, कितना खतरा है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, सब कुछ बताया। मैप डजंट टेल यू ऑल दिस, उस बंदे ने बताया। तो मैं कोई बोल रहा था कि ये बंदा नहीं है, मैंने कहा ये चलो ऑपरेशन में ले जाने लायक नहीं है, ले जाने लायक मतलब कि शायद थक जाएगा, बुजुर्ग आदमी है, बट जब मैं प्लान कर रहा हूँ तो उसमें इनपुट तो दे ही सकते हैं बैठ के। मैं बोला था, मैं बैठी, बताइए मैं गए थे, बोला गया साहब, मैं लास्ट टाइम कब गए, तब गया था, क्या है ग्राउंड रियलिटी, सब ऐसे है, कोई खास हिदायत, सब ऐसा, थोड़ा ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी भी दुनिया के हिस्से में भेज दीजिए, है ना, इंडिया के किसी भी हिस्से में, उनको इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। रेस्ट एनी अरेंजमेंट दे विल रिक्वायर एन इंटरप्रेटर। यहाँ तो हर एक भाषा बोलने वाला कंपनी के अंदर है, अब चलती फिरती फौज हो, बाकियों के पास नहीं होता। बट एज ए कंपनी कमांडर मेरे पास 10 आदमी साइफर के होते थे। आलू प्याज टमाटर आ रहे हैं तो वो भी कोडिंग में आता था, यार इतनी क्या तुम खतरनाक, 10 आलू प्याज है ना केजी, ये भी कोडिंग में आ रहा है, तो कोडिंग में भेजता था, फिर डिकोड करता था, बताता मैसेज ये है। बट 10 आदमी वो थे, एज ए सीओ साइफर का एक भी आदमी नहीं होता इन्फेंट्री में, बट वहां पे से कंपनी कमांडर 10 थे आपके पास में, है ना। तो ग्राउंड नॉलेज बहुत अच्छा था, लोगों के साथ लाइजन मतलब बहुत अच्छा था। हर घर के अंदर क्या रखा है वो आपको वैसे ही बताते हैं नक्शा, ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए आपको। बोले साहब इस घर के अंदर ना, अंदर घुसने के बाद में ये है, इसके अंदर 4 आदमी है, वैसे ही बताता। बोला तू तो इस घर का नहीं, तुझे कोई देखा नहीं, तू कौन है, सामने से पूछ लेता, लोगों को पता होता है यार सब कुछ जानते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ नॉलेज। 7 असम राइफल है, ब्रिगेडियर अजय सिंह मेरी यूनिट की है, 5 ही वाज कमांडिंग 7 असम राइफल दैट। अब उठा के देखना रिकॉर्ड के अंदर, ट्रक के ट्रक भर के लेके गए थे लोगों को, मिलिटेंट्स को, इतने मिलिटेंट मार दिए थे रात रात में जेएनके के अंदर। हाँ सर, सुना मैंने, 7 असम राइफल, 7 असम राइफल बिल्कुल वो है फौज। उसमें रोटेशन भी होती थी, 2 यूनिट असम राइफल की जेएनके में होती थी। उसके बाद भाई उनको फिर बोला कि ये रहने, अभी वापस गए हैं सर, जस्ट अभी वापस इनका टर्नओवर आया जेएनके में। हाँ इस टाइम जेएनके में भी है असम राइफल, ये वापस भी, हाँ अभी जस्ट जेएनके के अंदर भेजा है असम राइफल को दोबारा। तो 7 असम राइफल का मैंने सुना था कि जेएनके में इन्होंने बहुत गदर किया था करके, मतलब रात रात में इतने ठोक दिए, बोला गाड़ी बोला कम पड़ेगी और भेजो, 2 ट्रक भर दी, बोला कम पड़ेंगे आने दो। इतना एमुनिशन और इतने लोग ठोक दिया उन्होंने उस समय, है ना। असम राइफल बहुत अच्छी फौज है, दे आर नथिंग लेस देन स्पेशल फोर्सेस, अपने आप में पोटेंट फोर्स है। आपको काम करना आना चाहिए ग्राउंड पे, बंदों के साथ मिलकर के रहो, आपकी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के साथ में आपका रवैया अच्छा होना चाहिए वहां पे, एंड देन यू सी द रिजल्ट। मेरे को एक बार मेजर मोहम्मद है सर इन असम राइफल, ही सेड सर आपने बोला था वो क्लिपिंग बाय ऑर्डर अपना सबको दिखाई गई असम राइफल में। नहीं बिल्कुल सर, ये पूरा असम राइफल देखेगी, बहुत मोटिवेशन बढ़ा है, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, दे आर एक्चुअली वेरी गुड। जब कोई बोलता ना कि भाई मैं असम राइफल में था, तो मुझसे पूछ यार उस समय जो क्यूआरटी में थे लोग कितने भी मेरे साथ में है ना कंपनी में, जगदीश, सुरेश आर, श्री डेका, ही इज नो मोर नाउ, अजीत, मैं बल बहादुर थापा, नाम बताओ मैं बिल्कुल वैसे का वैसा बता दूंगा कौन बंदा क्या करता था, क्या था, अभी भी, एंड आई एम स्टिल टच विद देम, अभी भी उनके टच में हूँ। दैट इज द काइंड ऑफ एफिलिएशन आई शेयर विद। दूसरा इनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग सेटअप तो उस समय में मतलब कंपेयर करता मैं, हमारी तो बहुत अच्छी है। जो आदमी बाहर से आता है, आर्मर्ड का, इंजीनियर्स का, सिग्नल का, है ना, किसी भी फौज का आता था, तो उनकी हम पहले वो कराते थे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, बंदों के साथ में, रिक्रूट्स के साथ में, है ना, पीआईटी ट्रेनिंग, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग। तो उनको कि भी यहाँ पे ऐसा होता है, गाँव में ऐसी हट बनी होती है, लोगों का मोडस ऑपरेंडी होता है, गजब की ट्रेनिंग, टेररिस्ट कैंप कैसे लगते हैं, बारिश के अंदर क्या ऑपरेट करना है, एवरीथिंग दे यूज्ड टू टीच देम,
नॉट ए नेम प्लेस, बट हमारा इतने सेटअप होता था। असम राइफल वाली फौज जो है ना, मतलब बहुत है और फ्लेक्सिबल बहुत है काम करने के मामले में, है ना। अमेजिंग फौज यार, असम राइफल गजब की फौज है। एंड कितने लोग हैं असम राइफल के जो वहीं पे है ना, अपना नागालैंड और अपना मणिपुर बाउंड्री के ऊपर सेटलमेंट्स है, वहां पे गोरखा सेटलमेंट। अब सेनापति से आगे निकलोगे ज्वालामुखी, यू विल फाइंड प्रॉपर गोरखा सेटलमेंट है, आपको पता है, पूरे गोरखे भरे हुए हैं वहां पे। गजब फौज है असम राइफल। बस अब आगे आते हैं सर, क्योंकि आज मैंने बोला कि बहुत लोगों को देखने को मिलेगा जो महरूम कैब सर। तो आपने जीआर, असम राइफल, नॉर्थ ईस्ट, जेएनके, यूएन मिशन, एवरीथिंग। अब आते हैं स्पेशल फोर्स में सर, मुझे एक आंसर चाहिए सर थोड़ा सा, क्योंकि हिंदुस्तान के जितना भी यूथ है वो सभी बोलते हैं पैरा एसएफ। तो कंफ्यूज है सर कि पैरा एसएफ, एयरबॉर्न, एक्चुअल में सर एयरबॉर्न और अगर मैं पैरा एसएफ को ले लूं, मैं बोलूंगी क्या एक्चुअल डिफरेंस है एयरबॉर्न के अंदर और पैरा एसएफ के अंदर सर? ओके, मैं उतना बोलूंगा जितना मतलब जरूरत, जितना जरूरत है, जितना जरूरत है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीजें हैं वो बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ओके, एयरबॉर्न जो है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को है ना कंफ्यूजन रहती है। एयरबॉर्न है ना, उनके लिए शायद बेबी वर्ड होगा, बट एयरबॉर्न ऐसा नहीं होता। देखो, हम एग्जाम्पल बात करते हैं, आप है ना हिस्ट्री के एग्जाम्पल उठा लो, वर्ल्ड वॉर के टाइम से लेकर के, ठीक है, या फिर रशिया यूक्रेन के उठा लीजिए आप एग्जाम्पल, जो भी है। पैरा एसएफ जो है वो और एयरबॉर्न, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। पैरा एसएफ मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ज्यादातर लोगों को पता है कि वो है ना। एंड मेन जो काम होता है पैरा एंड एसएफ का, ठीक है, कन्वेंशनल वॉर में एंड पीस टाइम जो भी नॉन कन्वेंशनल है, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर उनका अलग काम होता है। छोटी टुकड़ियों में काम करते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड काम होता है, स्पेशल वेपन होते हैं, कॉन्क्रीट सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, ठीक है, वो उनका काम है। एंड कन्वेंशनल वॉर के अंदर है ना, उनका काम अलग होता है, बिल्कुल प्रिसाइज है ना, कॉन्साइज रेकी सर्वेलेंस चाहिए, ठीक है, और जहां पे चाहिए बिल्कुल है ना आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। एयरबॉर्न जो है ना, एज द नेम सजेस्ट, एयरबॉर्न मतलब हवा में है, हवा में सर, ठीक है, बिल्कुल। अब ये हवा में वो नहीं कि मैं हवा में घूम रहा हूँ चौड़ा करके, नो, दैट एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब आप हवा में आ गए हैं, बिल्कुल। अब आप फ्लाइट किस लिए लेते हैं? कॉमन सेंस के आधार पे बात करते हैं। आदमी फ्लाइट से क्यों जाता है? अगर डिस्टेंस जल्दी पहुंच ज्यादा है और आपने जल्दी पहुंचना, जल्दी कवर करना है। तो एयरबॉर्न का भी मतलब ये है कि भाई आप हवा के रास्ते से जाएंगे और आप दूरी तय करेंगे, लंबा रास्ता है, लंबे रास्ते में आपने जल्दी पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड एयरबॉर्न कंसेप्ट। तो एयरबॉर्न का ये था, भूल ही जाइए कि आप बॉर्डर के पास में या बॉर्डर के थोड़े नजदीक में कुछ आप करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं सर। अभी पॉज नहीं किया मैंने, मतलब इसमें 13 मिनट का रह गया। हाँ ठीक है, 13 मिनट, नो प्रॉब्लम सर, आप 5 मिनट पहले बता देना। हाँ, अभी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अनकट में मुझे 5 मिनट पहले बता देना, नो प्रॉब्लम। अभी चलो सर। हाँ सर, तो एयरबॉर्न पर हम बात कर रहे थे सर। देखिए, एयरबॉर्न का मतलब ये है डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, ठीक है। अगर कोई बोले कि भैया आप एयरबॉर्न में, आपको काम बताता हूँ, आपने करना है 5-10 किलोमीटर, देन यू वेस्टिंग रिसोर्सेज। 5-10 किलोमीटर में क्या करोगे आप? हवा में एक बार आगे एयरबॉर्न आप अंदर क्रॉस करके 10 मिनट में काम करोगे, देन यू वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। एयरबॉर्न का मतलब होता है एब्सोल्युटली डीप स्ट्राइक इनटू द एनिमी टेरिटरी, नंबर 1। लॉन्ग रेंजेस, हाउ मेनी रेंजेस छोड़ दो आप, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, दैट्स व्हाट माय कंसेप्शन, बट मच मोर देन बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑफ ए नॉर्मल गाय, दैट इज एयरबॉर्न, नंबर 1। अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, समझाने के लिए, लेमैन लैंग्वेज में, फौज मूव करती है, ज्यादा लोगों को जाना कैसे जाएगा? कॉन्वे से। कॉन्वे लंबी होती है, बिल्कुल सर। लड़ाई में आप जा रहे हो, चाहे आप अटैक में जा रहे हो किसी में, तो उसमें भी आप कॉन्वे जा रही है, लड़ने वाले दस्ते पूरे आपके यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है, जिसमें सब कुछ है आपका। बट अब डेजर्ट में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, तो आपका दाएं बाएं आगे पीछे कवर करना पड़ेगा, डेफिनेटली सर, नहीं तो कोई भी आगे स्ट्राइक करेगा। बिल्कुल। तो रियर एचलियन, फ्रंट एचलियन, आपके साइड फ्लैंक्स हैं, उसके ऊपर आपके इमदादी दस्ते चलते हैं जो सिक्योर करते हैं कि जो लड़ने वाला दस्ता है इसको वही वहां तक पहुंचा देना, ताकि बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। अब आप खुद सोचो, 1000-1200 आदमी के साथ में अगर आपने जाना है, दैट टू डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, ठीक है, कितने हवाई जहाज लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, आप किधर जा रहे हो, कितने एयरक्राफ्ट लगेंगे जिसके अंदर लोग पूरे बैटल लोड के साथ में, हेलमेट, हथियार, सिग्नल, जीपीएस, एवरी डैम थिंग, एंड यू आर इनसाइड द व्हीकल। आपका काम तब शुरू होगा जब आप है ना डेजिग्नेटेड टारगेट पे पहुंच गए एंड यू आर आउट। बट तब तक तो आपको वहां पे पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी है कि वहां तक से पहुंचाना है। वंस दे आर आउट, उसके बाद दे नो देयर जॉब, दे विल डू इट। बट वहां तक जो बनाने की जो ट्रेल बनेगी ना, वो कितने किलोमीटर्स में जाती है, डोंट इवन वांट टू मेंशन, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, वो बहुत लंबी ट्रेल जाती है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एयर डिस्टेंस है सर, बिल्कुल एयर की स्पीड सर, तो ऐसा है नहीं जोर से वो लगा कि एक एयरक्राफ्ट है दूसरा उसके बीच में, देयर इज अ डिस्टेंस एंड 1000-1200 आदमी आप लेकर के जा रहे हैं। आप सोचो कितने एयरक्राफ्ट लगेंगे, कितने एयरक्राफ्ट है ना। एक्सरसाइज योर ब्रेन, आई टोल्ड यू ऑफ स्क्रीन यस्टरडे कि इट गोज हाउ मेनी किलोमीटर्स। बिल्कुल सर।
उसके बाद में उसके आगे पीछे फाइटर्स ना लेफ्ट राइट आपके वो भी जाएंगे, दे विल सिक्योर दैट कॉरिडोर कि भैया आप उतनी हाइट पे हो, यू आर आउट ऑफ द रडार, दिस थिंग, पेनिट्रेशन, वेपन रेंज, एवरीथिंग, दे विल टेक यू टू द डेजिग्नेटेड टारगेट एरिया एंड ड्रॉप यू देयर। उसके बाद बाकी वापस यू आर आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, यू डू अ जॉब। बट बाकी जगह गए, पिच किया, वापस आए, यहाँ ये वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। इफ यू आर एयरबोर्न एंड यू आर गोइंग दैट डीप, फॉरगेट अबाउट दैट, यू आर कमिंग बैक, यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट कि आप वापस आओगे, क्यों आओगे वापस, उतने अंदर गए फिर आगे ही जाओगे। बट जो डैमेज वहां पे कर दी ना, उसका फायदा उस फौज को होगा जो अंदर घुस रही है। वो ऐसी ऐसी जगह होंगी और ऐसे ऐसे काम होंगे कि भैया पीछे वाला आदमी बोले भाई हमारा काम बहुत आसान कर दिया। 50 तरह की चीजें हो सकती है सिग्नल के हिसाब से ना, सिग्नल सेंटर्स, कमांड सेंटर्स, बट जो रीड की हड्डी है ना वहां पे ठोकोगे जाकर। उसके लिए अगर जाने भी पड़ते हैं, आप 1000 आदमी गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट लाखों की तादाद में जो बाकी काम चल रहा है उनका काम बहुत जबरदस्त हो जाएगा। दैट इज एयरबोर्न। एयरबोर्न इज नॉट आपने 5, 10, 15 किलोमीटर में कुछ करा है, वेस्टिंग रिसोर्सेज। ये तो हथियार इतना अंदर अंदर तो हम लोगों ने अभी बटन दबा के वैसे ही कर दिया काम ऑप्शन दूर में। ये जो फौज होती है ना, ये एक ऐसा सर्जिकल होगा आपका पॉइंट, एकदम स्ट्रेटेजिक, जो बहुत डीप के अंदर है, ठीक है, कि पीछे से आप ठोकोगे, दैट इज कॉल्ड एयरबोर्न। एंड जब आप इतना अंदर जाते हैं ना, सोचो आप यहाँ सोचते हो आगे तो कि भाई रिप्लेनिशमेंट आएगा, रीइंफोर्समेंट आएगी। आप उतना अंदर जाते हैं एयरबोर्न में तो आपके पास रिप्लेनिशमेंट नहीं आएगा, आपके पास रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी। इट इज एब्सोल्युटली यू आर ऑन योर ओन। आप जो दुश्मन की छाती में मार करके निकाल लो, ठीक है, आप कहीं से लेकर के आ जाओ, वहां बर्बाद करके वो इस्तेमाल कर लो, एंड सस्टेन एज लॉन्ग एज यू कैन। बट उसके बाद में ना, वंस यू आर एयरबोर्न, यू आर डन। एयरबोर्न ऑपरेशन में ये भी होता है, बाकी जगह हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, 10% कैजुअलिटी लेके चलते हैं लड़ाई के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। एज ए एयरबोर्न कमांडर, इफ आई एम कैलकुलेटिंग माई कैजुअलिटीज, सो मैं 10% पे काम नहीं करता हूँ, 40% लेके चलता हूँ। 10% लड़ाई में जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ 40% नीचे आने से पहले ही जाएंगे, 40% गॉन। तो 100 आदमी लेके गए, सिर्फ 60 पे काम करूंगा कैलकुलेशन के आधार पे कि 60 आदमी क्या काम करेंगे। 100 की गिनती नहीं है, 100 सिर्फ बोर्ड होंगे, 40 तो ये मान के चलता हूँ द काइंड ऑफ द टेरेन वी एक्सप्लोर, यू नो, हाई एल्टीट्यूड, पहाड़, रगेड टेरेन, वेदर इट इज अर्बन एरिया, जिस तरह का टेरेन है, आपको एब्सोल्यूट वर्जिन टेरेन है ना, वी विल डू दैट जॉब। बट अगर वहां पे आप उतर रहे हो तो आप मान के चलो 40 तो मतलब काम करने की हालत में नहीं है, इधर गॉन, और या इतनी डैमेज है कि मतलब है ना, यू कांट डू एनीथिंग। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% ही हो गया, 60% तो यार बिल्कुल सर, 50% ही है। 100 लेके गए बट काम 100 के आधार पे प्लान कर, काम 50 से 60 ही कर रहे हैं सर, है ना। एंड उतने लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर देन यू सी योर कम्युनिकेशंस, यहाँ आसपास होते हैं, थोड़ा मौसम खराब होता है तब लोग कहते हैं सिग्नल नहीं आ रहा। बट इफ यू आर इनटू दैट डीप टेरिटरी, इमेजिन हाउ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन, कैसे करोगे आप? बिल्कुल, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, बट हम कर लेंगे, दैट इज फॉर आवर कंजप्शन। सो ऐसा नहीं है, बट एयरबोर्न की ना अंडरस्टैंडिंग बहुत कमजोर है लोगों की सर, पता ही नहीं है सर। एयरबोर्न इज नॉट दैट थिंग, यू नो, क्लासिकल एग्जांपल, बिल्कुल। एंड जो करते हैं ना वो, दैट इज नॉट फॉर अपना कंजप्शन ऑफ अदर्स। काम हो रहा है, अच्छी बात है, बट देन एवरीथिंग इज नॉट फॉर पब्लिक डोमेन। किस लिए बात करनी है आपने? बिल्कुल। बट इतना पता होना चाहिए यार, हवा में अगर उड़ गए हो ना आप, अब खुद बताओ, दिल्ली से नोएडा किसी जाना, कौन जा रहा है एयरक्राफ्ट में? जा रहा कोई नहीं, जा रहा कोई है नहीं। दिल्ली से कोई बोला कि मैं इधर जा रहा हूँ सोनीपत, कौन जा रहा है एयरक्राफ्ट में बैठ के? वो अमीर आदमी, बात अलग है। आप हवाई रास्ते का तभी इख्तियार करते हो जब आपने बहुत दूरी तय करनी है और आपने जल्दी पहुंचना है, बिल्कुल, है ना। तो वही कंसेप्ट है एयरबोर्न का। एयरबोर्न इज एब्सोल्युटली हाईली अनकन्वेंशनल थिंग, है ना। बिल्कुल। और हमारा तो मोटो बहुत सिंपल सा, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते कि वी डोंट एग्जिस्ट सो दैट यू कैन, है ना। बिल्कुल सर, जैसे हर रेजिमेंट का अगर हम लोग नॉर्मली लें तो हर इन्फेंट्री बटालियन का अपना एक एरिया होता है। एक ब्रिगेड का एक एरिया हो गया सर, है ना सर, एक डीव का एक एरिया हो गया, कोर का एक एरिया हो गया। अगर मैं किसी से पूछूं कि यार एक क्या कहते हैं एयरबोर्न की एक बटालियन, पूरा हिंदुस्तान अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ऐसे और ऐसे, मतलब उनका कोई मतलब ये नहीं है कि मेरा इलाका है, ठीक है। अगर मैं किसी एक जगह बैठा हूं तो दैट इज प्योरली फॉर माय ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ट्रेनिंग के लिए बैठा हूं और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। सर ये भी पहली बार पता चलेगा लोगों को सर कि हिंदुस्तान के अंदर एक फोर्स है एयरबोर्न जिसका एरिया लिमिट नहीं है, उसका एरिया पूरा हिंदुस्तान का है। चाहे अगर मैं आप सर लोगों को ये भी बोले कि अगर हम बोले यार कि एक पैरा की एक यूनिट है जिसका एक नॉर्थ ईस्ट एरिया है एसएफ का, दूसरे का डेजर्ट है, तीसरे का ये है, लेकिन एयरबोर्न का एरिया पूरा हिंदुस्तान सर। हवाई का मतलब क्या है? हवाई का मतलब ये है कहीं भी जो इलाका ऐसे बैठ गया स्केल के ऊपर और ऐसे बैठ गया, वो सारा इलाका आपका है। योर ड्यूटी इज नॉट बाउंडेड इन वन सेक्टर, पूरा हिंदुस्तान आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। वेदर हिंदुस्तान और हमारी जिम्मेदारी है, काम होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। अभी कितने मिनट का रह गया सर बैटरी का? कट मत लगाना, बिल्कुल अनकट है सर, बता देना। ये 7 मिनट्स लगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 2 मिनट पहले इशारा कर देना ताकि मैं बोलूं। तो सर एक चीज और
जैसे आप चाय भी लीजिए सर, चाय मैं तो रगड़ दी। तो सर एक्चुअली क्या है, देखिए कि बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में जो बोलते हैं हमारे को सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करनी है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ सर कि हमारी एजेंसीज भी दो भी दुनिया में जो भी एजेंसी इंडिया के अंदर काम करती हैं उनके साथ मैं ये नहीं पूछूंगा सर कौन करता है, लेकिन बहुत सारे एसएफ के लोग भी काम करते हैं सर, एक एसएफ के लोग भी ऑपरेशंस करते हैं जो कभी सामने नहीं आते, मुझे लगता भी नहीं, मैं ये पूछूंगा भी नहीं, दुनिया में जरूरत भी नहीं है सर, लेकिन अगर सीक्रेट फोर्स है वो सामने आ गया तो फायदा क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर लोगों को क्या लगता है ना सर, लोगों के अंदर एक बहुत चीज है कि जो दुनिया का कोई भी एजेंट हो, सपोज करो RNW, IBO, MI, वो जेम्स बॉन्ड नहीं है सर, एक ही आदमी सब कुछ काम नहीं करता, उसके लिए कोई जो फाइटर होगा फाइटर का ही काम करेगा सर, जिसका काम है दुश्मन को एलिमिनेट करना। एक आदमी जो इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो दूसरा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, बिल्कुल सर, ठीक है, तीसरा आप जो ग्राउंड पे पहुंचते हो आपको सामान मुहैया करा के देता है कि जरूरत का सामान है, ये यहाँ पहुंच गए, आप काम कर लीजिए। चौथा आदमी व्हेन यू आर डूइंग द जॉब वो आपको एग्जिट प्लान कर रहा है कि आप इधर आ जाइए, आपको भी ये चीज मिल जाएगी। पांचवा आदमी कह रहा है कि मैंने लाइसेंस कर दिया है, आप इधर से निकल जाओ। एक आदमी आपको पैसे का बंदोबस्त करके दे रहा है। लॉट ऑफ मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सेम टास्क एट द सेम टाइम। तो अगर एक आदमी दिखाई देता है ना तो उसमें 20 आदमी ना पता नहीं लगता उनके बारे में, वो दिखाई नहीं देते, दे आर ऑलवेज बिहाइंड द स्क्रीन, है ना सर। देखो क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर हम बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज नहीं पता चलो नहीं पता सर, है ना। तो सर एक चीज है कि प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगता है, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। अगर आपसे कोई चीज पूछे प्लानिंग तो ऐसा क्यों सर? यार प्लानिंग में देखो बहुत सारी चीजें हैं। प्लानिंग ऐसा नहीं है सर आप अपने मैप पे देख लिया, यू नो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक काम था मेरे पास में, कहा लोकेशन डिटेल्स छोड़ देते हैं, पूर्ण तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। काम करना है, मेरे को उधर आना है आपके पास में, पर यहाँ पे बीच में बहुत ज्यादा बड़ी नदी है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा डिवाइड है, नदी की उस तरफ तो मुझे होना ही नहीं चाहिए। अगर पहुंच गया देन यू आर डन। अभी डिस्टेंस कैसे पूरा करोगे? ब्रिज तो है नहीं, ब्रिज आप बना भी नहीं सकते, आपको वैसे नहीं छोड़ेगा कोई। एक ही तरीका है, आप कुदरत पे डिपेंड हो कि भैया सर्दी आएगी, बर्फ गिरेगी, बर्फ जम जाएगी, अब वो पूरा सफेद दिखाई देता है। अब इधर उधर के बीच में गैप नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट है मेरे पास में, और पूरा खुला है। पहले सिर्फ एक पॉइंट ढूंढ रहा था, अब भैया आपके पास 400 किलोमीटर है, आप कहीं से जाओ, आप देख लो कहाँ से शूट करता है। तो वो गैप के लिए वेट करने के लिए मौसम पे डिपेंडेंट हो। अगर 6 महीने लगेंगे, फिर बर्फ जमने में लगेगा 1 महीना, 7 महीने, तो 7 महीने तो ये गए आपके, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद में आप रूट्स ढूंढते हो कि किधर किधर से आप जा सकते हो, जाने का आने का, और एक मल्टीपल देखने पड़ते हैं, उसमें टाइम लगता है। और ऐसा भी नहीं कि आप ऐसे ही बस पहन के कहीं भी निकल जाओगे ना भाई। अगर आप मंदिर जाते हो तो भैया आप कुर्ता पजामा पहन के तिलक लगा के जाते हो, है ना। आप कहीं पार्टी में जाते हो तो आप टाई टूई लगा के जाते हो, है ना। आप कहीं बार में पब में जाते हो तो आप जीन्स टी शर्ट अपना अलग हुलिया बनाते हो, बिल्कुल सेम वे। काम के मुताबिक आपको अपना हुलिया चेंज करना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बाल बड़े रखने हैं, छोटे रखने हैं, ठीक है, आपने भैया चश्मा लगाना है, नहीं लगाना है, दाढ़ी रखनी है, नहीं रखनी, टैटू बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। आप भैया साला बीमार आदमी दिखने चाहिए, आप मजदूर दिखने चाहिए, आप प्रोफेसर दिखने चाहिए, काम के मुताबिक। जिस तरह आप जो भी प्ले करते हो मूवी में उसमें रोल, तो आपको गेटअप बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। मेकअप वाले को कितना टाइम लगता है, बाल बनाने में, स्केल लगाने में, तो सेम वे। अगर मैं कहीं हूँ तो वहाँ पे जो आदमी मिल रहा है वो अगर 10 दिन 15 दिन तक नहाते नहीं है तो मुझे भी वैसे ही दिखना चाहिए। अब मेरे पास खड़े हो गए तो 5 मीटर से बदबू आनी चाहिए मुझसे, दैट ऑल्सो यू नीड टू इनग्रेन, ठीक है। 50 तरह की कंटीजेंसी प्लान करनी पड़ती है। इधर किसी ने टोक दिया तो, वहां रोक लिया तो, वहां कॉम्प्रोमाइज हो गया तो, सवाल क्या क्या पूछ सकता है कोई, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, आप क्या करोगे। पहले सारे कंटीजेंसीज प्लान करो, फिर उसके बाद में उसके 50 तरह के सॉल्यूशंस कि ऐसा हो गया तो ये नहीं तो प्लान सी, प्लान नहीं तो प्लान डी, प्लान नहीं तो ये, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कितनी लेनी है, कहाँ किस हद तक आप जा सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना टाइम लगेगा, इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है प्लान करने में। क्यों? टू द लास्ट यू टू प्लान। अगर मेरे साथ जानवर चाहिए, मेरे को जानवर इकट्ठे करने थे, मेरे को 1000 जानवर इकट्ठे करने पड़ गए, ठीक है। अब किसी पूछूं 1000 जानवर तो पूछेगा क्या कर रहे हो, तो किसी पैसा नहीं दिया, कॉन्फिडेंस में भी लेना है, ठीक है। जानवर के साथ में ऐसा था नहीं, डॉग भी आप लेके आते हो, एक गली का कुत्ता और एक ट्रेन करते, टाइम लगता है ना, टाइम लगता है सर। 1000 आदमी को अपने हिसाब से करने में, वो गडरिया आप देखो, डंडा लेके सीटी मारता रहता, आवाज निकालता अपने हिसाब से, रोड पे इधर उधर क्रॉस कराता है। यार अब तो नहीं करा पाएंगे, हमसे कितने अमाउंट हो। अब उस जानवर के साथ में खुद को ट्यून करना, अलाइन करना, जानवर को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, आप भाई क्या आवाज निकालता है, वो आवाज आपको आनी चाहिए निकालने के लिए। कि जानवर को आप बोलो तो सिंगल लाइन खड़े हो, जानवर को बोलो तो फैल जाए, जानवर को बोलो तो भैया, है ना, एरो हेड फॉर्मेशन में आ जाए बिना बोले, उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड देन फाइनली उसके बाद में ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैन। ऐसा था नहीं किसी भी आदमी को बुला लो, काम कर लो, बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब,
ठीक है, एक आदमी सिग्नल में बेस्ट है, एक कोई डेमोलिशन में बेस्ट है, एक कोई इंटेलिजेंस में बहुत बेस्ट है, एक मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल लेता है। तो अगर आप 5 आदमी आपको चाहिए तो वो 5 आदमी ऐसे भरोसे के चाहिए जो भैया नेक्स्ट टू नन हो। वो 5 आदमी मतलब किसी को पता भी लगना चाहिए, विद इन ओन फैमिली ओनली। अगर काम कर रहे हो मेरे साथ में अगर 50 लोग हैं तो उनको नहीं पता 5 कोई काम कर रहे हैं। दैट इज द लेवल ऑफ सीक्रेसी, मतलब यू हैव टू मेंटेन। ये सबको ही पता है कि भाई अच्छा ये आदमी ये काम कर रहा है, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। फिर उन लोगों की ट्रेनिंग करानी, फिर रिहर्सल्स करनी है ना, काउंटर क्वेश्चन करना, देखना उनको प्रेशर देख करके भी इतना कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। एंड देन फाइनली कम द एग्जीक्यूशन पार्ट। और वो एग्जीक्यूशन पार्ट में फिर यू कैन नॉट बी एवरीवेयर। मैं अगर यहाँ पे हूँ, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, तो आप सिर्फ अपने भरोसे पे हो। जो एक बार ट्रेनिंग दे दी, जो प्लानिंग कर दी, जितना मुझे पता ना उतना ही उस बंदे को पता होना चाहिए। वो नहीं कर पाएगा। सर अभी वापस लेंगे क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, बैटरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और हम सिर्फ एक 5 मिनट का रेस्ट लेके आएंगे क्योंकि अनकट पॉडकास्ट है यार, बैटरी नहीं चल पा रही है। क्योंकि जहां पर मैं आया हूँ, जिस लोकेशन पर मैं आया हूँ इस टाइम, मतलब लोगों ने, बारिश अलग है, लोगों ने तो बोला भाई हिमाचल पर मत जाओ, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है। तो बहुत सिर्फ 5 मिनट को कैमरे को ब्रेक देंगे, ठीक है, फिर दोबारा मिलते हैं। रोलिंग कैमरा एक्शन। थोड़ा सा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने का रीजन इसलिए था यार क्योंकि मोबाइल को एक बारी कट मारना पड़ा। डीओपी सर ने बताया कि 29 मिनट के बाद भाई यहाँ के मोबाइलों को कट मारना पड़ता है। मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, हमारी नहीं हुई। हमारी नहीं हुई सर। सर हमने मतलब बात करी, मैं एक और चीज सोच रहा था इतने टाइम में, एक सोल्जर, कोई भी सोल्जर सर, दुनिया का कोई भी सोल्जर, एक सिविलियन में क्या फर्क नजर आता है सर आपको? सर डिसिप्लिन है, सिर्फ डिसिप्लिन का फर्क है दोनों के अंदर। डिसिप्लिन है तो बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट अल्फाबेट ओनली, यू नो। बट देखो सिविलियन है वो किक मोड में चलता है। फौजी आदमी अगर सोल्जर है ना एक्चुअल में, वो ऑटो ड्राइव मोड में चलता है। मेरे को कोई बताएगा नहीं सुबह उठना है, मेरे को ये नहीं बता रहा फिजिकली फिट रहना है, मेरे को कोई ये नहीं बताएगा कि काम का आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, शिकायत नहीं करूंगा, काम दे दो, काम होगा। आज यहाँ पे भी 4 चैलेंजेस आए, ये नहीं मिल रहा, तार नहीं मिल रहा, कहीं बार दिया, कहीं भी जीटीयू कर दिया, कहीं भी कुछ कर दिया, काम कर दिया हमने, काम कर दिया सर। दूसरा होता शायद है ना वो 4 इसमें कमियां निकालता। बिल्कुल। बट ऑटो मोड में फौजी आदमी से जब भी पूछो, जब मेरे से कोई पूछता सर कैसे हो, तो मेरा जनरली जवाब ये था मैं तकरीबन ठीक। बोला सर तकरीबन ठीक होना चाहिए बस। अरे कैसे, अरे सर लंका लग गई, बहुत प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। मेरे को कोई बोल रही, मैंने अगर किसी को कभी प्रॉब्लम बताई, सबसे बड़ा फर्क है डिसिप्लिन का। जो आदमी डिसिप्लिन है ना, और वो भी फौजी आदमी सेल्फ डिसिप्लिन है, जो सही में सोल्जर है, तो यूनिफॉर्म पहनेगा, प्राइड लेगा कि भाई मेरी बिल्कुल बेरे ऐसे आनी चाहिए, हाँ मेरी यूनिफॉर्म ऐसे होनी चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए, बेल्ट टाइट होनी चाहिए। अब देखता हूँ किसी के बाल है ना वही कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, शर्ट है वो लूज पड़ी है, कंधा यहाँ पे यहाँ पहन रहा है, मेरा तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। कंधा जहाँ पे है भाई वहीं पे आनी चाहिए। फिजिकली आप फिट हो तो होना चाहिए, माइंड सेट है, हर एक चीज में आप रहोगे नहीं। बाकी लोग बोल रहे काम शुरू नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं काम बता दो भैया, सिर्फ एग्जीक्यूशन है, एक्सक्यूजेस में तो विश्वास ही नहीं। बहुत बड़ा फर्क है, डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग। ट्रेनिंग के बाद में जो डिसिप्लिन माइंडसेट आता है ना, वो बहुत फर्क डालता है। खुद को भी संभाल लेता है, 4 लोगों को और संभालता है। फौज में तो सीटी है वही संभाल देती 12 आदमी को, एक सीटी भी जाती लाइनअप हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। सिविल में कितना बोलना पड़ता है, भोंपू पे जाते रहो कि भैया सीधे खड़े जाओ, ये कर लो, कहाँ सुनता है भाई। ट्रैफिक रूल है वो भी नहीं मानता आदमी, बट फौजी आदमी है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिविल के अंदर रेड लाइट लगी हुई है, येलो लगी है, ग्रीन लगी है, वो कोई शौकिया तौर पे तो है नहीं, वो सेफ्टी के लिए है, आपकी और मेरी के लिए। बिल्कुल कि रेड लाइट है तो आप रुक जाइए, है ना, ग्रीन लाइट आती है आराम से चले जाइए। बट कितने लोग हैं जो कंट्री के अंदर दिन में 1000 बार तोड़ते होंगे, फिर एक्सीडेंट भी होता है, किसी का चालान भी करते हैं। बिल्कुल। फौजी कैंपस है, ठीक है, वहां पे डिवीजन है पूरी, हजारों लोग वहां पे रह रहे हैं। अब वो मैं जॉगिंग के लिए गया हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, मेम साहब के साथ वॉक कर रहा हूँ, फैमिली के साथ हूँ, और किसी और यूनिट के इलाके से निकल रहा हूँ, उनके क्वार्टर गार्ड में झंडा डाउन हो रहा है, वो जो रिट्रीट की बात थी बिल्कुल बच गया। बिल्कुल। आपने भी देखा फौजी महकमा, आप क्या पोजीशन होती है, आप खड़े हो जाते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं उधर आसपास, सिर्फ मैं ही हूँ अकेला, और कोई नहीं देख रहा मेरे को 500 मीटर में, मैं जा सकता हूँ आराम से वॉक करके। रोड पे हूँ तो रोड के साइड में होकर वहीं खड़ा हो जाऊंगा, ग्राउंड में वहीं खड़ा रहेगा। मतलब जब तक झंडा जा रहा है, इमेजिन द काइंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पूरे मतलब 20 किलोमीटर के इलाके में अगर फौज है, वहां पे जो आदमी कहीं पे भी हो, सिविल ड्रेस में हो, ट्रैक सूट में हो, फैमिली के साथ में हो, मार्केट में हो, वो आदमी उसी समय इज्जत के साथ वैसे खड़ा हो जाएगा, हिलेगा भी नहीं। ये फर्क है सिविल में और फौजी आदमी में। बिल्कुल, है ना। तो बहुत ही अच्छे से बताया सर। और आज के टाइम में जो भी जनरेशन है सर, उनको शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। बहुत जल्दी फेम कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, सब कुछ कमाना है बहुत शॉर्ट टाइम में सर। ट्रू फैक्ट है। और दूसरी चीज, मैं सर यहाँ पर आया, आपके हिमाचल में आया यहाँ पर, और आप उस जगह रह रहे हो जहाँ रोड ही खत्म है सर। कल मैं देख कर आया हूँ, पानी नहीं है वहां पर, आपने बरसात से ही पानी इकट्ठा कर रहे हो, ये कल मैंने देखा, और उसके आगे रोड ही खत्म है।
तो सर मतलब दुनिया जहाँ कह रही है यार मुझे मुंबई जाना है, मुंबई के बाद मुझे न्यूयॉर्क जाना है, आप बोलते हो भाई नहीं, जहाँ रोड खत्म हो जानी है, जहाँ से जंगल शुरू होना है, बस जहाँ से आगे एंड है ही नहीं, बस लास्ट है, इसके आगे कोई कुछ नहीं है, तो आप वहाँ ही रह रहे हो सर। हाँ, मेरे से पूछा भी था किसी ने, किसी ने रास्ता ही खत्म हो जाता है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बिल्कुल सर। मैं किसी ने पूछा नहीं आज तक, अब तो पूछ रहे हो तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, मैं शायद इसलिए बैठा हूँ, आगे का रास्ता मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ रास्ता ही ढूंढने आया ना, प्रॉब्लम है कितनी, वो बतेरी है, बस तेरी प्रॉब्लम मेरी है, आगे रास्ता मैं दिखा दूंगा। वापस जाते समय मैं रास्ता दिख रहा है क्लियरली, कैसा पहले नहीं दिख रहा था, अभी तो कई सारे रास्ते दिख रहे हैं। ठीक है, जो रास्ता अच्छा लगता है निकल रहे उसमें। यार ये बात बिल्कुल सही है लकी, मैं तो बच्चों से डील करता हूँ। मेरे को कई बार पेरेंट्स से बोलते हैं सर आपने इसमें क्या नोटिस किया, क्या कमी है? मैंने कहा सर मैं यहाँ पे बच्चों में कमियां नोटिस नहीं करता, मैं सिर्फ अच्छी चीज देखता हूँ और पहले दिन बताता हूँ कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, सिर्फ अपने तरीके ठीक करो, मुझे उससे प्रॉब्लम है। कोई भी यंगस्टर मैं नहीं मानता खराब है, कितना ही बिगड़ा हो, चाहे गालियां देता हो, डिसिप्लिन ठीक नहीं है, मोबाइल ज्यादा देखता है, हर जगह फेल होता है, माँ बाप को विश्वास नहीं है, भाषा अच्छी नहीं, मैं तब भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जज नहीं करूँगा, मर जाऊंगा पर तुम लोगों को जज नहीं करूँगा। यू नो नोबडी इज परफेक्ट, मैं भी नहीं हूँ, भगवान में भी कमी निकालते हैं, बट तुम लोग अपने तरीके ठीक करो। और ये रियलिटी आज की तारीख में, जैसे कल परसों एक बच्चा आया था, किसी का पॉडकास्ट में आया था, तो वो मैंने कहा क्या एम है, कैसे पैसे कमाने हैं। मैं इसी चीज को तो ये भी बोल सकता था ना बेटा कि मेहनत करनी है सर, या मेहनत करके सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाने की कौन सी स्टेटमेंट में चल खड़ा हूँ, मैं क्या करना है सर, आईटी में ये करूंगा वो करूंगा। तो जो साथ में आए थे जिनका पॉडकास्ट था, तो बोले थे कहाँ फंस गए बच्चे, मैंने नहीं, मैं आई एम ए गुड ट्रेनर एंड हार्ड ट्रेनर, इतनी दूर आया है सिखा के तो भेजूंगा, मैं खड़ा उधर, मैं खड़ा होकर के लेक्चर दे माई स्कूल में। तो बोलने लगा, कहता है स्कूल में एक्चुअली, मैं स्कूल नहीं माई स्कूल, फिर बताने लगा मेरा एक्सपीरियंस क्या था स्कूल में, मैंने माई स्कूल, मैं 3 मिनट तू स्कूल के ऊपर नहीं बोल पा रहा, और तू कह रहा है तू पैसे कमाना चाहता है, कितने 20 लाख, मैं 20 लाख का क्या करेगा समझा, वो भी इसको नहीं पता क्या करने, कहता है इन्वेस्ट करूंगा 50%, मैं बड़ा आसान है 50%, 25%, मैं कितने जीरो आते हैं 20 लाख में वो बता, तो वहां पे भी गलती कर गया, मैं 20 लाख में कितने जीरो आते हैं आपको नहीं पता, पैसा आपने 20 लाख कमाना है, इन्वेस्ट करूंगा, कहते हैं घर में लग जाएंगे 5 लाख, मैं क्या करेगा 5 लाख का हर महीने बता, नहीं बता पाया, मैं कहाँ से आएंगे वो भी नहीं पता, क्या करोगे वो भी आपको नहीं पता, बट 20 लाख चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे पैसे कमाने, तो मेरे को बोल, मैं 1 महीने में तो बता कितना कमाना है, 1 CR 2 CR मैं तेरे को कमा के दिखाऊँ, बट इतनी जरूरत तो नहीं है, जरूरत पूरी होनी चाहिए, शौक तो कोई बात नहीं, तो आप ही कमाना चाहते हो। बट मैं याद है SSB में जब गया था, उसमें लास्ट लाइन वॉज कि मैं सर आई एम ए सिंपल पर्सन विद क्लीन हैबिट्स, अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मैंने एक लाइन में सम अप किया था, आई हैव रिटन कि आई एम ए सिंपल पर्सन विद क्लीन हैबिट्स हु लव्स हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट अपना एल्डर्स एंड थ्रू हार्ड वर्क हु वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। मैं सिर्फ मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, मैं तो रिवॉर्ड ढूंढ रहा है, मैं कह रहा हूँ मेहनत कर लो, सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही, वो तो आपसे हो नहीं रही। मैं कंघी ठीक से क्यों नहीं कर रखी, मैं उसके बाल ठीक किया हाथ से, मैं खड़ा अभी, मैं इसको शर्ट को कर, मैं कंधे यहाँ पे टी-शर्ट लूज क्यों है इसको कर, मैं कॉन्फिडेंस आया नहीं, बोला आया, ऐसी सिखा गया ना कुछ 2 मिनट में तेरे को। तो जब मैं उनको देखता हूँ ना कि फेम चाहिए है ना, नाम चाहिए, मैं यार काम क्यों नहीं करते आप काम करो, मनी इज ए बाय प्रोडक्ट, पैसा तो पीछे आएगा आपके, आप मेहनत करो। मेरे को सिर्फ एक आदमी चाहिए जो कहे सर मैं मेहनत करके कुछ करना चाहता हूँ, आई कैन शो यू एग्जांपल्स, जो आदमी टांग से मजबूर है या हाथ नहीं है, बट क्या गजब कर रहे हैं आज की तारीख में। एक तो अभी आएगा देखना 800 किलोमीटर साइकिल चला के, जस्ट टू गिव ट्रिब्यूट, बिकॉज ही इज गॉट मल्टीपल यू नो अपना ऑर्गन फेलियर, कहता सर 3 सुसाइड अटेम्प्ट करे, डॉक्टर्स कहते हैं भैया जय दो आप, कहते लेकिन सर यहाँ के माइंडसेट चेंज हो गया, मैं कर सकता हूँ, और आपके सारे स्टूडेंट जितने आए ना उन सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, एंड आई शेयर थिंग है ना, जब वो आएगा उसका 800 किलोमीटर वो कानपुर से यहाँ पे आने पे है, उसके सारे मॉक जोड़ने, कहते हैं यार इतना जोर मार रहे हैं हम भी करेंगे, तो वो देखना बहुतों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। बिल्कुल सो ये बुरी बात नहीं है, अच्छा करना चाहिए, बट अगर वो थोड़ा अलाइनमेंट चेंज करे, दे शुड बी, दे आर फोकसिंग ऑन डेस्टिनेशन, बट माय दिस थिंग एडवाइस इज कि दे शुड फोकस ऑन द अप्रोच, जर्नी एंजॉय कर लो ना, काम करने की, मेहनत करने की, तो बहुत कुछ सीखेगा, काबिल बनेगा, बट पैसा कमाना है, पैसा तो यार लोग गलत तरीके से भी कमा ही रहे हैं, है ना, कोई हंसी मजाक की मतलब लेवल लिमिट ही तोड़ देता है, गालियां देके भी लोग पैसा कमा रहे हैं आज की तारीख में, इन द टाइम ऑफ डार्क ह्यूमर, उसके भी बहुत कदरदान है, वो भी लोग देखते हैं, भद्दी भाषा बोल के भी करा रहे हैं, और कुछ लोग मतलब आई डोंट वांट टू से, मतलब दे विल गो टू एन एक्सटेंट टू अर्न मनी, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पेट भरना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, और मेहनत करके इज्जत से जो पैसा कमाओगे उसका कोई मुकाबला नहीं है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यंगस्टर्स में टैलेंट बहुत है, बट मैं उनको भी नहीं मानता, हर चीज जल्दबाजी में चाहिए, बिकॉज है ना, रील देख देख करके, सोशल मीडिया पे देख देख करके उनको भी ये लगता है बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दैट, बट दैट्स नॉट लाइफ। मैं देख यहाँ पे रह रहा हूँ, तूने खाना है, जो बन रहा है सिंपल खा रहे हैं, मजा तो आ ही रहा है यार, नीचे बैठ के हम बात कर रहे थे, क्या दिक्कत है। इट इज ईजी टू बी, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल।
सीधी सादी जिंदगी बहुत बड़ी लग्जरी है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ रही है, बहुत अच्छी लाइफ है यार। यंगस्टर शुड फोकस ऑन द अप्रोच, द जर्नी। मजा उसमें, लेसन लर्न उसी में। पैसा एक बार कमाई लिया तो उसके बाद में मेहनत करनी आदत तो वैसे ही नहीं रह जाएगी आपको, है ना। अभी बहुत सारे जो न्यू जनरेशन है सर, आजकल दो चीज़ें हो रही हैं। एक बोलता है यार कि भाई मैंने तो MBA कर रखा है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने ये कर रखा है, मैं 20,000 25,000 की जॉब कर रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी सर। एक तो बोला कि सर मैं कलकत्ता IIM से पढ़ा हुआ हूँ, जयपुर का एक, और बोलता है यार मैं 35,000 की जॉब कर रहा हूँ। आज के टाइम में जो नए नए लड़के हैं, बोले जिनको कुछ नहीं है, एक कैमरा लेके चल रहे कि भाई वो गाली गलौज करते हैं, वो साले हमसे 10 गुना ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि मैंने क्या गलत किया है करके। तो मतलब ऐसा, मतलब उनके लिए क्या कहेंगे सर, जो कहता है यार मैं MBA करके, IIM से MBA करके 40,000 50,000 में नौकरी कर रहा हूँ। एक लड़का एक यूट्यूब पर क्या करता है, 4 गालियाँ बकता है, चीज़ें करता है, उसको ब्रांड भी आने दे देते हैं, ठीक है, उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है सर। मेरा जवाब ये रहेगा यार कि मैं लाइफ में जो भी काम करूँ ना, वो अपने भरोसे पे करना चाहिए। अगर बोलते हो मैंने IIM से डिग्री ली, मैंने MBA किया है, ये किया, मेरी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन नहीं, दे आर जस्ट होल्डिंग ए डिग्री। डिग्री में और तजर्बे में फर्क होता है। आते ही अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, और कंपैरिजन मैं तो अपने आप को इतने हल्के में लेता ही नहीं। आपके पास में IIM की डिग्री है, आपने MBA कर रखा है, और ऊपर से आप ये भी बोल रहे हो कि वो गाली देके पैसे कमाता है, तो बन जाओ ना फिर पैसे। बिल्कुल, आप उससे ज्यादा गाली दे दो। अगर आपको वो तरीका पसंद में आता है, प्लीज गो अहेड। मैं तो उसको फद्दू मानता हूँ, मैं आपको भी फद्दू डिक्लेयर कर दूंगा। ऐसे भी तो बतेरे सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मतलब 18 साल का 20 साल का बच्चा कंपनी का CEO बना हुआ है। बिल्कुल, आप उसको क्यों नहीं देख लेते एग्जाम्पल के तौर पे कि यार ये तो 18 साल का ही बच्चा है, इसने कैसे कर दिया, और ये बात भी अच्छी करता है, काम भी बहुत बढ़िया कर रहा है, CEO ऑफ ए कंपनी, और पैसे भी इतने करा रहा है। दे आर हस्बैंड वाइफ हैं, जो लोग जिन्होंने IIM किया हुआ है, IIT किया हुआ है, बट IIT छोड़ के उनको कॉर्पोरेट का मजा नहीं आया, बट दे टेकन ए रिस्क, दे कैलकुलेटेड, रोड मैप बनाया है। कोई ऑर्गेनिक खेती में घुसा हुआ है और किसी ने अपना स्टार्टअप किया हुआ है, एंड दे आर अर्निंग। एक डोसा है वही बेच करके पर मंथ 1 करोड़ कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ, यंगस्टर्स ही हैं, बट दे आर अर्निंग 1 करोड़ इन मुंबई। आप उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं ले लेते? जो आदमी शिकायत करेगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। आपको आपने डिग्री ले रखी है, बट डिग्री पे आपको भरोसा नहीं है, अपनी काबिलियत पे उस पर भरोसा नहीं है, और आप देख क्या रहे हो कि भैया वो आदमी गाली देके पैसा कमाता है। कमाल है यार, गाली देके पैसा कमाता है, अच्छी बात। मैं इसको कैसे देखता हूँ, आप ये देखते हो, एक चीज बोलता हूँ मैं स्टूडेंट को ना वेरी फ्रीक्वेंटली, कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, और आपको वही सुनाई देगा जो आप सुनना चाहते हो। अब आपको क्या दिख रहा है और क्या सुन रहा है कि वो आदमी गाली देके पैसे कमाता है। मैं तो उसको बड़ा सिंपल तरीके से देखता हूँ कि ये आदमी जो अनपढ़ है, फद्दू आदमी, ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई डिग्री है, ना मेरी तरह कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, ठीक है, गाली दे करके गलत तरीके से पैसे कमा सकता है। मैं पढ़ा लिखा आदमी, होल्डिंग ए गुड डिग्री, तो मैं अच्छी बात करके यार क्या कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, इतना सिंपल तरीके से भी देख सकते हो। बिल्कुल, बट इट इज योर फद्दू चॉइस कि यू आर इंटरेस्टेड इन ए बड़ी फद्दू थिंग, कर लो यार। MBA किया, IIM में किया, कुछ नहीं यार, डिग्री देखिए कुछ भी नहीं होता आज की तारीख में। इट इज योर एक्सपीरियंस, हाउ यू डू ऑन ग्राउंड। अब ग्राउंड पे काम कर लो, और फिर देखो फौज के अंदर है, पहले तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे वो भी फौज में आते थे, फिर उसका बोला नहीं 5वीं पास लेंगे, फिर 8वीं, फिर 10वीं, 12वीं। आज की तारीख में लोगों ने मतलब MSc कर रखी है, बट उसके बाद में भी वो जवान या क्लर्क की पोजीशन में आता है। बट एक 8वीं मतलब 10वीं 12वीं पास जो बंदा है, जो आया जीडी सोल्जर, वो मिसाइल हैंडल करता है, साल में 2 की ऑथराइजेशन है, और अगर उड़ाना है ना ATGM की, तो बटन वो दबाएगा। इमेजिन यार, 12वीं पास वाला आदमी एक मिसाइल हैंडल कर रहा है, ठीक है, उसकी काबिलियत देखो आप, वो तो कभी शिकायत नहीं कर रहा है। सिग्नल वाले जो ऑपरेशंस में जाते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, फौज में आया, थोड़ी ट्रेनिंग दी, अपनी काबिलियत बढ़ाई, बड़ी ऑपरेशन में अच्छे अच्छे बैठे होते हैं, है ना, सिग्नल्स के ऊपर हर जगह रिपोर्ट तैयार करना, प्रेजेंटेशन, बड़ी कमेंडेबल जॉब, वो तो कोई शिकायत नहीं कर रहा। 10वीं 12वीं पास भी करियर चले गए, जब लड़ाई में मैदान आया, बंदा देखो ठोक करके PVC भी लेके बैठे हैं लोग, ठीक है, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, सलाम है उनको, ठीक है, वो तो कोई डिग्री के मोहताज नहीं है। जिसने काम अच्छा करना है, वो ना तो ये बोलेगा मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है तो प्लीज बी मोर रिसोर्सफुल, बोलता है टाइम नहीं है, टाइम और अच्छे से मैनेज करो। एक्सक्यूजेस देने हैं तो आपसे कुछ नहीं होगा, आप एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, तो एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं निकलेगा, एग्जीक्यूशन में फोकस कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। तो अगली बार कोई मिलता ना, मेरी तरफ से छाती में मुक्का मारना, बोला सर ने बोला था, नहीं बिल्कुल, है ना, और कंप्लेन करेगा कुछ नहीं हो, तो बनना है फद्दू, देना उसका आंसर ये है, नहीं सर नहीं बनना। दूसरा कंटेंट तैयार करना चाहता है अपने माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ में, घर में दीदी के साथ बैठ के देखेगा, बोला नहीं सर ऐसा बनना है, बोला नो, तो फिर उधर क्यों देख रहा है, क्या बनना चाहते हुए, उसके लिए क्या किया, बोला सर किया तो कुछ नहीं, भी तो फिलहाल रोने में व्यस्त हूँ, फिर एक और मारना, बोला रोने से कुछ नहीं, काम कर।
नहीं सर, सर आजकल बहुत सारे हैं दुबई वगैरह जाते हैं स्काई डाइविंग के लिए। आजकल पैसे ऐसे देके शायद दुबई के अंदर 20-25 हज़ार रुपए के अंदर एक जंप होता है, एक हेक्टर में उनको लेके जाते हैं और एक डाइविंग करा देते हैं। तो उनका कहना है सर डाइविंग तो हम भी करते हैं, तो ये फौज भी डाइविंग करती है, तो इनमें क्या फ़र्क है सर? देखो मतलब कि मैंने भी जंप कर लिया, पैरा वाले भी जंप कर रहे हैं या एसएफ वाले भी कोई जंप कर रहे हैं, तो दोनों के जंप में कितना फ़र्क है? एक आदमी पैसे दे के जंप कर रहा है, एक आदमी ऑपरेशन में जंप कर रहा है, तो या किसी भी चीज़ में है तो दोनों जंप सर जमीन आसमान का फर्क है। एक में आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल सर, दूसरे में मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। शौक पूरा करना और ड्यूटी पूरी करना बहुत फर्क है ना? पहला फर्क तो यही है। दूसरा, ठीक है, आप अपनी मेहनत का पैसा लगा के अपना एक शौक पूरा करो, टिक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेरेंट का पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर यंग से बात कर रहे हो। बट हम लोग क्या है, हमने वो अर्न किया है, ठीक है, पैराशूट से लेके जो भी इक्विपमेंट है सरकार को दी, बिकॉज यू वर्कड हार्ड टू अर्न दैट थिंग। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप जहां पे कूदते हो आपका एक सेट सेगमेंट है ड्रॉपिंग जोन, जो एक सेफ जोन है, 100% सेफ है ना? हम कूद रहे हैं, कई बार हमारे को वर्जिन टेरिटरी थी, हमें ये भी नहीं पता था हम कहाँ कूद रहे हैं। जंगल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, अर्बन इलाका भी हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड भी हो सकता है, स्नो कवर्ड पीक भी हो सकती है, ठीक है, वहां पे किसी चीज की वो नहीं है। आप नीचे आओगे, उसकी लगभग पूरा सेफ्टी एरिया वो सब कुछ गारंटी है, यहाँ पे किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आप एक फिक्स एल्टीट्यूड पे जाओगे और फिक्स तरीके से सारा कुछ हो जाएगा एसओपी के हिसाब से। यहाँ पे देर आर नो एसओपी। अगर काम है तो कई बार मौसम भी खराब हो सकता है, कई बार कंटीजेंसीज भी, बट काम तो आप फिर भी पूरा करेंगे। आप जब कूद रहे हो तो आपके साथ में कोई है, बिल्कुल जो आपको पकड़े बैठा है, सेफ्टी आप देना कि भी हो गया, गाइड कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, आप सिर्फ चिपके हुए उसको, जैसे बंदे को बच्चा चिपका। यहाँ पे आपके साथ में कोई नहीं है, उस्ताद बताता है हिसाब जो सिखा रहा हूँ ध्यान दे लो, एक बार आप बाहर चले गए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, आपके साथ में सिर्फ मेरी ट्रेनिंग जाएगी, क्लास में सोना नहीं परमानेंट सो जाओगे, वो ऐसे बताता है, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हो, आपको बेसिक बताया जाता है, आपने कुछ नहीं करना, हाथ मत हिलाना, ऐसे रहना, ये करना, एंड आउट। यहाँ पे आपको महीना भर पहले तो रगड़ा जाता है एक दिन में, है ना, लेफ्ट जंप, बड़ी राइट जंप, फ्रंट रोल, बैक रोल, लेफ्ट रोल, इतने रोल हो जाते हैं मतलब कि गर्दन अकड़ जाती है। अरे मैम पे मेरे कमांडर ने पूछा था, टाइम कम था, बोला कि भाई महीने भर में इतना टाइम नहीं है हमारे एक्सरसाइज में डाल के, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, है ना, तो अभी निपटा दो। तो हमें 7 दिन में उसे वो करा दिया जो है ना 1 साल में करना होता है, 1 महीने में। इतना रगड़ा, इतने रोल हो गए यार, आगे पीछे, है ना, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, कि शाम को कमांडर बोला भगवान, तो मैं ऐसे देखा, सर कहते ऐसे क्यों दिख रहा है? मैं सर एटीट्यूडल प्रॉब्लम। मैंने कहा सर इतना रगड़ दिया है, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब गर्दन भी नहीं हिल रही है। देन उसके बाद में आप जब कूदते हो, आप सिर्फ अपने उसके साथ जा रहे हो, सेफ्टी, है ना, इक्विपमेंट के साथ में, और आपके साथ कोई है। व्हेन यू गोइंग इन बैटल दिस थिंग ना, तो ऊपर हेलमेट होता है, ठीक है, हेलमेट के बाद में आपका रिजर्व पैराशूट लगा हुआ है, पीछे आपका मेन पैराशूट लगा हुआ है, घुटने से लेकर के आपकी हिप बेल्ट है, इसके बीच में देन यू गॉट अ पैक, ये आपका लगा हुआ है, जिसमें आपका कंबल, ये वो जो जरूरत का सामान है वो है। फिर आपका राशन, ये वो, और आपके पास एक और पैक होता है जो आपके घुटने से लेकर के और आपकी एड़ी तक होता है। तो नीचे एक पैक हो गया, ऊपर 2 हो गए, तीसरा हो गया, चौथा पीछे है, देन हेलमेट है, देन वेपन है, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल। आप यहाँ पे लगाते हो, उसका भी केस आता है, वेपन को लटकाते हो, 100 kg तकरीबन चला जाता है वजन, 100 kg वजन, 100 kg वजन, और आप 2 से 3 घंटे पहले जब दुल्हन तैयार होती है शादी के लिए, आप वैसे होकर के बैठते हो, आप सपोर्ट नहीं ले सकते, बैठते हो, 10 बार आप इक्विपमेंट चेक करते हो, मेरा ठीक है, बार बार मार के टाइट करते हो, आप अंदर बैठते हो, फिर उसके अंदर 2-3 बार आप चेक करते हो। 100 kg वजन के हाथ में आप इतनी देर वेट करते हो, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। आप खड़े नहीं हो सकते, आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, बैठे हो, बैठे ही रहो। और फिर उसके बाद में आप जब जाते हो तो रैंप अगर इतनी भी इंक्लिनेशन में है तो आपको एक एस्ट्रोनॉट वाली फीलिंग आ जाती है विद दैट वेट ना। आपको एयरक्राफ्ट के अंदर घुसने में भी जोर लगता है, आदमी हाथ पकड़ के एक साइड से दूसरी साइड से आपको चढ़ाता है अंदर कि आ जाओ भैया। आपको जो लग्जरी जंप है उसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, और उसमें वो 10 कदम ऐसा लगता है कि भैया आप है ना मून पे आ गए और आपको 10 कदम ऊपर चढ़ने मुश्किल हो रहे हैं, ठीक है। और उतने वजन के साथ में देन फाइनली यू हैव टू जंप 100 kg वजन। यहाँ पे आपको कोई लेके कूद जाता है, यहाँ पे यू हैव टू डिसाइड। एक बार आ गया, सिग्नल आ गया, ग्रीन लाइट जल गई, बुम, जैसे जली यू आर आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। वो आपको टांग खुद बढ़ानी पड़ती है, खुद कूदना पड़ता है, उसमें बहुत मेंटली जोर लगता है, ठीक है। वहां पे आपको कुछ कंटीजेंसी आती है, देयर इज एक्सपर्ट क्वालिफाइड पर्सन जो आपको कुछ नहीं होने देगा, बिकॉज उसका ब्रेड एंड बटर है, इज ए क्वालिफाइड एक्सपर्ट। यहाँ पे जो कुछ है आप ही हो, आपकी कैंडलिंग पोजीशन होगी, आप जिम्मेदार। पैराशूट खुला, उसमें 2-3 छेद जग गए, आप हैंडल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका लीप फ्रॉगिंग हो रहा है, आप एक पैराशूट पे कोई दूसरा आके बैठ गया, तीसरा आ गया, आप हैंडल करेंगे, ठीक है। पैराशूट की रिग लाइन एक साइड से चली गई, आप हैंडल करेंगे। सामने दिख रहा है पेड़ आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, क्या पोजीशन बनानी है, आप हैंडल करेंगे। नीचे नदी है, आप हैंडल करेंगे।
दूसरा कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। ठीक है, वहां पे सब कुछ आप ही हो, तो इतना फर्क है। लग्जरी में जो चीज मस्ती के लिए की गई है और जो ड्यूटी है, दोनों में फर्क है। ड्यूटी में आपकी जान भी चली जाएगी, आपकी फिक्स सैलरी है, नो कि भैया जान चाहे जो भी हो, काम है, सैलरी तो आपको इतनी मिलेगी। ठीक है, और उसमें जान जाने का आपका बहुत खतरा रहता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग डिफरेंट, है नो। आपको कौन सा इलाका है, कब जाना है, कुछ वो नहीं है। एंड आप फिर क्या लग्जरी आप करते हो, आप उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, आप एक बार करते हो और ज्यादा रिस्क ही नहीं है। यहाँ पे पूरा पूरा रिस्क है और आप साल में बार बार करते हो, अलग अलग जगह करते हो, और इसमें जान जाने की पूरी पूरी गारंटी है। आप उठा के देखना, कितने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आपने सुना होगा एक बंदा था का पूरा मतलब रैप हो गया डैम में, 3 दिन के बाद में बॉडी निकली वहां जाके। अब क्या करोगे आप? तो फर्क तो है लग्जरी में और यार ऑपरेशन, उसमें बहुत फर्क है। सर देखिए, फौज बहुत ऑपरेशंस करती है सर। देखो, जो भी सक्सेस ऑपरेशन है चलते हैं, उनसे पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। एक फेलियर हो जाए तो लोग आ जाते हैं, तुम्हारी फौज कुछ नहीं कर रही, देश की इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर रही। लेकिन 1000 ऑपरेशन इस देश में हो रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन चल रहे होंगे सर। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद हिंदुस्तान के किसी ना किसी में कोने में एक ऑपरेशन चल रहा होगा, तो किसी को नहीं पता होगा। लेकिन 365 दिन के अंदर एक ऑपरेशन फेल हो गया तो लोगों के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं सर, इस देश की जनता के। सर फैक्ट है, मेरे क्लास में अगर नोटिस किया होता है, कैप्शन लिखा है मैंने, लेटेस्ट ऐड किया उसमें, जो जिंदा है उसी की निंदा है। बिल्कुल सर, है ना। एक बार मेरे को पॉडकास्ट में किसी ने पूछा था, एंड आई लॉस्ट माय शर्ट दैट, जैसे कि सर फौज ने ये करा है, वो करा है, पीओके में नहीं गए, है ना, ये नहीं करा, फौज ने वो नहीं करा, फौज में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। मैं आराम से सुना, हो गया पूरा, मैं हो गया। मैंने कहा आपके परिवार से कितने लोग हैं फौज में? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने आपके परिवार से फौज में? वैसे कोई नहीं, मैं इसलिए, है ना। दूसरी तकलीफ तभी समझ में आती है, सबको लगता है दूसरे के लॉन में घास भरी हरी है। मैं तो आपकी फौज से तो आज तक कोई नहीं गया। आपने फौज में ना ये 4 प्रॉब्लम बता दी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। मैं ये जब हुई, हम लोग आजाद हुए, तो उसके बाद में 47 में जब श्रीनगर एयरपोर्ट पे फौज उतरी, मैं कौन कहता, आपके खानदान से कह रहा हूँ। मैं अपने फौज में 4 बुराई गिना दी। 47 में जो करा, उसके बाद में 62, फिर उसके बाद में 65, then 71 कारगिल। आपके घर से गया था कोई करने के लिए? नहीं। तो जब लड़ाई लड़ी थी, किसने जीत के दी आपको लड़ाई? फौज ने दी है ना, उसका क्रेडिट कौन देगा? नहीं सब वो तो है। मैं अरे तुम्हारी सुविधा थोड़ी है यार, आपका कद और जो शेप और साइज, तुम्हारा जो पॉडकास्ट चैनल है, उसे कहीं बड़ी है फौज। डोंट टॉक फद्दू थिंग्स, है ना, अदरवाइज यही पॉडकास्ट में यही ढूंढूंगा पकड़ करके, यू नो। एंड आई फील सॉरी दैट आई एम सिटिंग विद अ चैप फद्दू लाइक यू। आपके खानदान से 0 कंट्रीब्यूशन, आपका टट्टू कोई योगदान नहीं, आप सिर्फ फौज का हौसला बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो भी आपसे नहीं हो रहा। फौज में कमियां ढूंढने निकले हो, फौज ने इतना कुछ कर दिया, लड़ाइयां जीत के दे दी। भाई छाती ठोक के बोलते हो हिंदुस्तान ने जीता, हमने जीता, तो खुद को हिंदुस्तान का हिस्सा तो बताते हो। बड़े काम फौज ने करके दिया, आपका उसमें 0 योगदान है सर। तो दोबारा तो कोशिश मत करना कि फौज को आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे। मैं खुद बोलता हूँ, फौज का साइज मुझसे, आपसे, हम सब से मिलकर के ज्यादा है ना। या तो आप हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो प्लीज टेक प्राइड इन इन योर फौज। और जो आदमी अपनी सिपाही का, अपनी फौज का इज्जत नहीं कर सकती, तो फिर आपको कोई हक भी नहीं बनता। ठीक है, और आप बोलते हो तो मेरा आंसर सिंपल है, बॉस, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाओ यार। फौज के बारे में गलत बोलोगे तो आप आओ ना फौज के अंदर, आप वर्दी लगा लो, ट्रेनिंग कर लो, कंट्रीब्यूट कर दो, हो जाओ शहीद जाके बॉर्डर पे, हम दे देंगे आपको इज्जत। क्या दिक्कत है? आप बनो करने वाले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं ना। जो जिंदा है उसकी निंदा है, मैं तो यही मानता हूँ। फौज में भी हमें अच्छा लगा, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने मजे लिए, दूसरे आदमी का भी फौजी माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद दिस। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि इज्जत करो अपनी फौज की, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी, बीएसएफ, जो भी फौज है अपना काम कर रहे हैं, दे मस्ट रिस्पेक्ट। यूएस के अंदर अगर कोई बंदा फौजी शहीद है, मूवी में नाम भूल रहा हूँ, अगर गाड़ी भी आ रही है ना, पीछे दिख जाता है किसी को शीशे में भी कि हाँ भाई एक बॉडी आ रही है, सारी गाड़ियां साइड में हो जाती हैं, भैया कि कोई चांस नहीं बनता, ये आगे जाएंगे, ओवरटेक करने के लिए रास्ता देते हैं। अपने एम्बुलेंस के लिए मुश्किल हो जाती है हमारे को। फर्क तो है यार सर। चाइना के अंदर गवर्नमेंट बस है तो वो पहले जाएगी, आपकी प्राइवेट गाड़ी बाद में जाएगी सर। फैक्ट है ना सर। एक चीज और सर, लोगों ने इतनी बातें सुनी है, लोग मोसाद की बात करते हैं हर रोज, मोसाद ने ये कर दिया, सीआईए ने। सर क्यों नहीं MSS के बारे में हम सुनते, चाइना के बारे में? चाइना करती नहीं होगी सर कुछ भी? चाइना बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है सर। देखो समझदार आदमी ना क्वाइट रहता है, बेवकूफ आदमी शोर ज्यादा करता है। बिल्कुल ठीक है। नॉट दैट इजराइल इज अ ग्रेट प्रोफेशनल फोर्स, मोसाद एंड ऑल, यू नो, बट चाइना है, चाइना कितना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है काम दिखाने के लिए करना, दूसरा अपना आराम से काम करना।
आई गॉट अ वेरी फेयर डीलिंग विद दीज गाइज है ना, मैं इनको देखा है काम करने का तरीका, मैं तो हमेशा कहता हूँ दुश्मन कितना ही फद्दू कितना ही खराब हो, बट अगर उसमें कुछ अच्छा है ना, अब सीखने के लिए उससे वो चीज उठा लो, इम्प्लीमेंट कर लो, कुछ तो फायदे में रहोगे। कमियां ढूंढते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। दूसरे को बुरा बता के मैं खुद को बेहतर भी साबित नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ फौज में जब आती है, फौजी भी हमारा मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, वी आर द बेस्ट सोल्जर्स जो चने गुड़ खा के भी लड़ते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इक्विपमेंट प्रोफाइल एंड ऑल दैट, दे आर वे अहेड, बहुत कुछ है उनके पास में। चाइना का मैं कहता हूँ इंटरनेट, जिसको शौक है आप इंटरनेट खोल लो, ढूंढो क्या है, पता करो उनके बारे में, उनकी फौज के बारे में कुछ भी मेरे को बताओ ढूंढ करके आप क्या मिलता है आपको। आप ज्यादा सर्च करोगे, ज्यादा उंगली करोगे, तो उसके बाद में आप देखो आपके लैपटॉप और फोन के साथ में क्या होता है ना, देन यू आर ऑन रडार। ठीक है, हम साइबर के बारे में बात करते हैं छोटी मोटी, उनकी पूरी साइबर की कोर है, बिल्कुल हजारों आदमी बैठे हैं जो दिन भर सिर्फ साइबर के उसमें काम करते हैं, यू नो। बिल्कुल सर। और ये तो अभी पुरानी बात होगी जो मैं बता रहा हूँ, ये तो मतलब व्हेन आई वाज इन कमांड, मैं तब की बात बता रहा हूँ। दे हैड गॉन टू अ लेवल जहां पे दे हैड क्रिएटेड फ्लोटिंग आइलैंड्स इन द सी, यू नो, ओशन में फ्लोटिंग आइलैंड है। आप चाहे एयर स्ट्राइक कर दो, आप करोगे उसे वैल्यू बटन दबाएगा, बट इट विल डिसमेंटल इनटू स्मॉल पीसेस, वो फ्लोट होंगे अलग अलग। तो एक टाइम पे एक ही जगह होगा, एंड उसके बाद में दे ऑल विल असेंबल आल्सो। उसके ऊपर एयर स्ट्रिप भी है, उसके अंदर एम्फीबियस अपना वो भी है, गाड़ियां जो टैंक जैसी दिखती हैं, और भैया उसी समय निकल जाएंगी बाहर। दे आर एट सम लेवल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रेनिंग का तरीका भी मैंने देखा है, बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत क्लोजली उनको ऑब्जर्व किया है। मतलब ग्राउंड रूटीन से लेकर के चाहे वो ग्रेनेड की ट्रेनिंग हो, आई वाज डिस्कसिंग विद, ग्रेनेड निकाला था ऐसे नहीं कि फेंक दिया, बिल्कुल फिर निकाली है, अगर गिनती करनी 1 2 3 4 5, तो जब तक गिनती चल रही है ना, तो वो एक से दूसरे को पासिंग द पार्सल चल रहा होता है, एंड उसके बाद में लास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो तब फेंकेगा, एंड देन एवरीबॉडी विल जंप। करा लो ट्रेनिंग उस टाइप की, डेवलप दैट माइंडसेट कि भैया हाथ में घूमता रहे, चांस लेने नहीं कि उठा के दुश्मन आपके ऊपर फेंक दे, लास्ट सेकंड में ही जाएगा उसके पास में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनका कंट्रोल बहुत तगड़ा है, कंट्रोल टू द एक्सटेंट अपने यहाँ तो कुछ भी, मतलब मीडिया है कुछ भी छाप सकता है उनके हिसाब से। हर दूसरे महीने मैं देखता हूँ वर्ल्ड वॉर होने वाला है, लाहौर तक अभी पहुंच गई थी, लाहौर तक भी पहुंच गई थी इनफैक्ट। ठीक है, अपने हिसाब से जो चीज मार्केट में बिक रही है, जिससे टीआरपी मिलती है, यू कैन स्पीक एनी डैम शिट, कुछ भी बोल दीजिए। किसी को कुछ समझ में आता है, कोई डर के बैठ जाते हैं वर्ल्ड वॉर होने वाला है, मेरे तो थोड़े दिन रह गए, कोई आदमी पास करता है 10 जगह, भाई वर्ल्ड वॉर है, स्टॉकिंग कर लो आप। चाइना में आप एक न्यूज छाप के दिखाइए फौज के बारे में, कहीं भी आप कुछ नहीं मिलेगा। देयर कंट्रोल इज डैम गुड। जितने दिल्ली में नहीं है अपने सीसीटीवी कैमरा, उससे ज्यादा तो आइसोलेटेड एरियाज में प्लेटूज में लगा रखे हैं। इंच पे आप मूव करके देखिए, एंड सिग्नेचर्स विल बी कैप्चर्ड। इतना तगड़ा बंदोबस्त है। अभी आया था लेटेस्ट की भी, मच्छर के साइज का ड्रोन बना रहे हैं, बताओ सर, पेंटागन इज अंडर प्रेशर। तो आप मच्छर ही ढूंढते रहोगे फिर तो उसके बाद में। दे आर एक्चुअली डूइंग द जॉब, बट वेरी क्वाइटली, दे आर एट ग्रेट स्टेज। ऐसी ऐसी चीजें हैं। उन्होंने जो बिल्कुल सबसे बड़ी वॉरशिप्स हैं, ठीक है, कमर्शियल जो जहाज थे दूसरी कंट्रीज के, जो उनके लिए वेस्ट था, जंग लग रहा है, उन्होंने वो भी खरीदे हैं, एंड व्हाट दे हैड कन्वर्टेड दैट थिंग इनटू इज अमेजिंग। आप पढ़ के देखो उसके बारे में। हम जैसे करते हैं, हमारी जैसे पोस्टिंग्स आती है 2 साल 3 साल, है ना, या किसी और फौज की भी ऐसी होती है। चाइना में जो आदमी कमीशन हुआ, एक ऑफिसर आया भैया, वो बना भाई लत्तान साहब, एक एरिया में गया, अगर वो ईस्टर्न जोन के अंदर है ना, तो बाल सफेद हो गए, वो जनरल साहब बन गया, बट वो उसी इलाके के अंदर बड़ा हुआ है, दैट इज हिज डोमेन। उसी इलाके में लद्दान, फिर कप्तान, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट, जो रैंक करते करते वो जनरल तक पहुंच गया है। बट वो एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया है उस इलाके का। उसको जो ग्राउंड पे जवान काम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा वो जानकारी रखता है। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एज ए कंट्री, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी 10 साल पहले पता होता है। 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट बहुत है, क्योंकि बैटरी भाई मैं क्या बताऊं, 2 मिनट सिर्फ 2 ही मिनट रह गए। प्रेसिडेंट भी है अगर उनका, तो हमारी तरह नहीं है, बट जो भी है उनका सिस्टम ये है कि 10 साल पहले पता होता है ये आदमी को प्रेसिडेंट बनाना है। वो 10 साल तक जो एग्जिस्टिंग आदमी है उसके हाथ में शेडो के तौर पे काम करता है। वो दूसरी कंट्रीज क्या थे, आपके रिलेशंस क्या है, किसका कैसा व्यवहार रखना है, कहाँ कितना कड़क होना है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, एक इतनी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग देती है। 10 साल के बाद में जब वो आदमी आता है, वो इतना खर्राट और इतना फेनेटिक होता है ना, ही डोंट थिंक अबाउट हिमसेल्फ, वो बिल्कुल ऑटो टोन में वैसे काम करता है, दिस इज द बेस्ट फॉर माय कंट्री एंड दिस इज व्हाट आई डू। तो सर मैं तो चाह रहा था कि बहुत बात करूं, एक बारी पहले ही कैमरे ने कट ले लिया, तो आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, और मतलब बहुत ही एडवांस, मतलब शायद लोगों ने सुना भी नहीं होगा सर कहीं भी। तो मैं आपसे दोबारा दिल से बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने इतना वक्त दिया। और दूसरी चीज, ये 1 घंटे के पॉडकास्ट के लिए हमने 5 घंटे लेने पड़े सर, क्योंकि मतलब जिस एरिया के अंदर ना हमारे को लाइट मिल पा रही, ना चीज़ें हो पा रही हैं, कभी कैमरा कट ऑफ ले रहा है। तो दोबारा मैं चाहूँगा कि
दिल से थैंक्स। और नहीं, आप दिल से बिल्कुल दिल से, है ना? यू आर बहुत ऑलवेज अच्छा वेलकम लगा हो। सर। 10 घंटे ले, महीना ले, अरे सर, तो लाइफ ले यार, है ना? थैंक यू उसे सर। जो चीज मांगे दैट इज योर्स एंड यू आर एट होम। थैंक Thank you यू so सर, much. थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। जय।